Assalamualaikum to all of you. हिमरा अली फ्रॉम एलिमेंटल स्टूडियोज। आप सबको पता है कि जब मैं आती हूँ तो मैं अकेली नहीं आती, मेरे साथ कोई ना कोई गेस्ट ज़रूर होता है जिसका हमने इंटरव्यू करना होता है। तो आज जिनका हमने इंटरव्यू करना है, मैं पर्सनली इस इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उसका रीज़न ये है कि ये हमारी इस वेब सीरीज़ के राइटर, डायरेक्टर और हमारे चैनल को लीड करने वाले लोगों में से। इसके अलावा आप लोग इनको हेरल्ड ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, जो कि ऑफ कोर्स हमारी वेब सीरीज़ का लीड कैरेक्टर है। सो हेरल्ड ऑस्टिन आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम हेरल्ड ऑस्टिन से हेरल्ड ऑस्टिन भी क्वेश्चंस करेंगे, एज हमजा रेहान भी क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हमजा रेहान इनका एक्चुअल नेम है। एज राइटर, एज डायरेक्टर, बहुत सारे क्वेश्चंस आज हमने इनसे करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई। Walaikum assalam. Hope you're doing well. Hope our audience are doing well. अल्हम्दुलिल्लाह, we are very well. What about you? I'm fine. वही पहले जैसा बिल्कुल. No change. नहीं तो हमारे ऑडियंस को क्या पता आप पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। वो तो आपको हेरल्ड ऑस्टिन के नाम से जानती है ना, उनको तो हेरल्ड का पता है, उनको हमजा रेहान का थोड़ी पता है। अब इंटरव्यू जब होगा तो उन्हें पता भी चल जाएगा कि मैं अभी कैसा हूँ, और क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि मैं पहले जैसा हूँ तो इट मीन्स कि मैं पहले भी ऐसा ही था। तो कैलकुलेशन हो जाएगी, कर लेंगे हमारा ऑडियंस। ओके गाइज, डू यू रिमेंबर कि इन्होंने मेरे साथ एक बहुत ही अजीब सी चीज़ की थी। मुझे बगैर इन्फॉर्म किए इन्होंने मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया था। सो आज तो होस्ट मैं हूँ, आज इनका अपना इंटरव्यू है। आज आप देखिएगा मैं इनके साथ क्या करती हूँ। आज हम इनसे सारे पुराने बदले लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आर यू रेडी? अब आपने बदला भी मेंशन कर दिया है तो डर लगने लग गया, लेकिन ठीक है, अब कुछ हो नहीं सकता, मैं बैकआउट तो कर नहीं सकता, तो श्योर आई एम रेडी। हेरल्ड ऑस्टिन और किसी से डरे? आई एम ग्लैड कि हेरल्ड ऑस्टिन मुझसे डरे है। नहीं, हेरल्ड ऑस्टिन किससे नहीं डरता। जेनिफर से भी डर जाता है, स्टीवन एंड फ्रैंकलिन से भी डर जाता है, माल्कम भी उसे डरा देता है, तो एमिली से तो वो डरता ही है, तो किससे नहीं डरता हेरल्ड ऑस्टिन। देखते हैं, आज पता चलेगा। हेरल्ड ऑस्टिन का तो हमें पता है, हमजा रेहान का पता चलेगा, हमजा रेहान किससे डरते हैं। ओके लेट्स स्टार्ट। हेरल्ड ऑस्टिन का तो हमें पता है, अभी हमें हमजा रेहान के बारे में भी पता चलेगा कि हमजा रेहान किससे डरते हैं। इसी बात को कंटिन्यू करते हुए मैं अपने इंटरव्यू के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करती हूँ कि पहला क्वेश्चन भी मेरा आपसे यही है कि हमें हमजा रेहान के बारे में कुछ बताएं। हमें हेरल्ड ऑस्टिन के बारे में तो पता है। हु इज़ हमजा रेहान? ओके, सो बेसिकली मेरा फुल नेम मोहम्मद हमजा रेहान है और मैं पाकिस्तान के सिटी कराची से बिलोंग करता हूँ। एंड राइट नाउ आई एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। मैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस में बैचलर्स इन इंग्लिश लिटरेचर एंड अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स कर रहा हूँ। और इसके अलावा अगर मैं एजुकेशन से हट के अपनी हॉबीज़ की बात करूँ तो मेरी हॉबीज़ में राइटिंग है, मुझे राइटिंग का बहुत पैशन है। रीडिंग है, मुझे बुक रीडिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। इसके अलावा थोड़ी बहुत मुझे प्रोग्रामिंग करना पसंद है। सिंगिंग का मैं बहुत बड़ा दीवाना आप लोग कह सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना भी मुझे अच्छा लगता है। एक छोटे से लेवल पर म्यूज़िक प्रोडक्शन भी करना मुझे पसंद है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना और तरह तरह के आइडियाज़ पे काम करना, ये सारी चीज़ें मेरी हॉबीज़ में आती हैं। सो या ग्रेट। सो आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर सकते हैं? अगर हम फिज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो फिर तो एक सिंपल सा पियानो, वो भी ज़्यादा नहीं, जस्ट मुझे स्केल्स की और कॉर्ड्स की थोड़ी बहुत नॉलेज है। जिसे हम प्रॉपर प्ले करना कहते हैं वो मैं नहीं कर सकता। जस्ट अगर खेल में जैसे लोग खेल रहे होते हैं उससे थोड़ा सा बस मेरा लेवल ज़्यादा है, लेकिन उसी की रेंज में। और अगर हम वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो फिर तो ऑब्वियसली सब कुछ हमारे कंप्यूटर की कीज़ पर होता है, तो आप कुछ भी प्ले करते हो या कर सकते हो, चाहे वो गिटार हो या वायलिन हो या फ्लूट हो या कोई भी चीज़ हो। ओके, पर्सनली आई लव फ्लूट। मुझे बहुत पसंद है जो एक मेलोडियस साउंड होती है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि फ्लूट की कुछ इतनी कहीं कहीं पे किसी ने उसको इतना अच्छा प्ले किया हुआ होता है कि आपको लगता है कि यू आर गोना क्राई। तो ये वाली चीज़ होती है। मैं आपसे पर्सनली इसको इंशाल्लाह कभी ना कभी ज़रूर सुनूंगी। श्योर। वैसे मुझसे ज़्यादा मेरे जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स हैं सौरभ वैष्णव एंड विनय वान, वो आपको फ्लूट का प्रैक्टिकल भी ज़्यादा अच्छे से करके दिखा सकेंगे और थियोरेटिकल नॉलेज भी उन्हें ज़्यादा है, बिकॉज फ्लूट की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। हमारे पास बांसुरी होती है, हमारे पास आल्टो फ्लूट है और इसके अलावा हमारे पास ओबो है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। खैर मुझसे ज़्यादा उन्हें बहुत पता है, तो जब उनका इंटरव्यू होगा तो डेफिनेटली इस टॉपिक को
फिर हम रिकंसिडर करेंगे, या आप रिकंसिडर करेंगे आई गेस, सिंस यू आर द होस्ट। श्योर श्योर, एग्जैक्टली। ये वाले तो इंटरेस्टिंग बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये वाले तो हमने उनसे पूछने ही हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि ये वेब सीरीज बनाने का आइडिया कैसे आया? ओके, तो वेब सीरीज़ का बेसिकली जो आइडिया है ये 2-3 आइडियाज़ से कनेक्टेड है। तो उसके लिए थोड़ा-सा हमें हमज़ा रेहान की बैक स्टोरी में जाना पड़ेगा, और शायद मेरी हिस्ट्री थोड़ी-सी लोगों को बोरिंग लगे, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ऐसा है कि 2-3 एलिमेंट्स के बगैर ये कंप्लीट नहीं हो सकता। तो मेरा बेसिकली जो चाइल्डहुड है ना, वो काफ़ी मज़ेदार गुज़रा है। स्पेशली मुझे टॉयज़ का बहुत शौक हुआ करता था अपने बचपन में, स्पेशली एक्शन फिगर्स का। मेरे पास तरह-तरह के डिफरेंट कैरेक्टर्स के एक्शन फिगर्स थे, डिफरेंट एनिमल्स थे, और मुझे स्टोरीज़ बनाने का बहुत शौक था उन टॉयज़ के साथ। हमेशा मेरा कुछ ऐसा ही होता था कि 2 टीम्स होती थी और उनकी आपस में हमेशा फ़ाइट हो रही होती थी, एंड मोर ऑफ़न देन नॉट उनके पास हर एक चीज़ के पास, चाहे वो एक सिंपल सा रैबिट है या फिर वो एक बड़ा सा गॉडज़िला है, या इवन अगर कोई एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, तो उन सबके पास सुपर नेचुरल पावर्स होती थी। कोई अपने हाथों से फायर फेंक रहा है, कोई एनर्जी अटैक्स फेंक रहा है, कोई इतनी ज़ोर से किसी को फेंक रहा है कि वो जाकर बिल्डिंग तोड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें यू कैन से कि इस वेब सीरीज़ का प्रीक्वल थी, बिकॉज मैं शुरू से इन्हीं चीज़ों से काफ़ी इंस्पायर्ड था। तो और मुझे शुरू से स्टोरीज़ बनाने का भी काफ़ी शौक था। फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे राइटिंग का भी शौक हुआ, और जब मैंने ये डिफरेंट मूवीज़ और डिफरेंट सीरीज़ और डिफरेंट एनिमेज़ वगैरह देखे, तो मुझे वॉइस एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक होने लगा। फिर म्यूज़िक में भी मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मेरा बड़ा दिल करता था कि इतने अच्छे-अच्छे म्यूज़िक्स जो बजते हैं, तो कुछ म्यूज़िक्स ऐसे हों जिनमें मतलब मैंने वॉइस एक्टिंग की हो और उन पर म्यूज़िक्स बज रहे हों। तो बहुत ज़्यादा मुझे इस चीज़ की एक्साइटमेंट थी। तो फिर एक दफ़ा फ्रेंड्स के साथ मैं बैठा हुआ था और डिस्कशन हो रही थी, तो मैंने ऐसे ही कहा कि यार मुझे कभी वॉइस एक्टिंग करनी है। तो उस चीज़ का पहले तो कुछ नहीं इतना बना, बिकॉज़ मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरा मार्केट में ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। ना मुझे ये पता था कि किसके पास मैं जा सकता हूँ उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए, ना मुझे ये पता था कि कौन-कौन है मार्केट में। तो मैंने सोचा यार कि अगर किसी के पास जाना ही है तो फिर खुद कुछ क्यों ना बना लें अपना। फिर मेरे पास लोग भी थे, मेरे स्टाफ मेंबर्स, मेरे फ्रेंड्स, जो कि मल्टी टैलेंटेड लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये भी पता था कि मेरे पास थोड़ा-सा इस चीज़ में भी कोई मसला नहीं होगा, लोग मेरे साथ काम करने के लिए भी हैं। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया कि गाइस ऐसा क्यों नहीं करते कि एक वेब सीरीज़ बनाई जाए, अपनी तरफ से खुद हम बनाएँगे। तो ये आइडिया सबको पसंद आया, सबने मेरे साथ कोऑपरेट किया और फिर वेब सीरीज़ पे हम लग गए। और स्टोरी ये साइंस फिक्शन वही इसलिए चूज़ की बिकॉज़ ऑफ माई पास्ट, कि मुझे शौक इन चीज़ों का इतना था कि बस मैं इसके अलावा कहीं और से स्टार्ट ले नहीं सकता था। मेरा जो पूरा एक्सपीरियंस गुजरा है चाइल्डहुड का, वो इस बात की मुझे इजाज़त ही नहीं देता कि मैं किसी और चीज़ पर पहले काम करूँ। सो या पर्टिकुलरली वेब सीरीज बनाने का आइडिया क्यों आया? क्योंकि हम ये देखते हैं कि वेब सीरीज ये ब्लाइंड कम्युनिटी में, एटलीस्ट पाकिस्तान में, ये फर्स्ट वेब सीरीज है। इससे पहले डिफरेंट ऑडियो ड्रामास बनते रहते हैं जिनकी मल्टीपल एपिसोड्स भी होती हैं, बट वेब सीरीज वाली जो चीज़ है वो मैंने फर्स्ट टाइम पर्सनली एलिमेंटल स्टूडियोज पे देखी है। अगर कहीं और हो तो आई डोंट नो, हो सकता है हमारे ऑडियंस में हमें बेटर गाइड कर सकें, हमारी करेक्शन कर सकें, बट जो मैंने देखा है मैं वो बता रही हूँ। तो पर्टिकुलरली वेब सीरीज बनाने का आइडिया कैसे आया? बेसिकली ये आइडिया है मेरी राइटिंग से रिलेटेड। मेरी एक प्रॉब्लम ये है कि मैं छोटी चीज़ें नहीं लिख सकता, लंबी चीज़ें लिखता हूँ। चाहे वो स्कूल का, यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का कोई असाइनमेंट हो, कोई एग्ज़ाम हो, या इवन कोई स्टोरी हो। मेरा जो राइटिंग का काम होता है वो वर्ड लिमिट के नीचे नहीं रहता, हमेशा ऊपर जाता है। तो मुझे पर्सनली अपना पता था कि अगर मैंने एक मूवी बनाई या इवन कोई छोटा सा ऑडियो ड्रामा बनाया, तो मैं इतनी कम एपिसोड्स में जो एक स्टोरी को प्रॉपर, जिसको कहते हैं कि स्टोरी के साथ प्रॉपर इंसाफ करना, मैं वो नहीं कर पाता। क्योंकि मुझे अपना पता है, हर इंसान को जितना अपना पता होता है उतना शायद किसी को भी नहीं पता होता। तो मुझे अपना पता था कि अगर मैंने इस तरीके से कुछ काम किया किसी छोटी चीज़ पर, तो जो मेरी राइटिंग है वो भी थोड़ी सी अच्छी नहीं आएगी, और इसके अलावा जो स्टोरी है वो भी कहीं ना कहीं लैकिंग रह जाएगी। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट वेब सीरीज़ बना लेते हैं। एपिसोड्स का भी थोड़ा मुझे मार्जिन मिल जाएगा कि ज़्यादा एपिसोड्स होंगी तो मैं उनमें जो जो एलिमेंट्स मुझे इंक्लूड करने हैं वो मैं कर पाऊँगा। तो मैं किसी किस्म की कैद में नहीं रहूँगा कि मुझे इतना करना है या इतना नहीं करना है। तो इसलिए मैंने वेब सीरीज़ को चूज़ किया, वरना मूवी बनाना या कोई ऑडियो ड्रामा बनाना छोटा सा, वो ज़्यादा ईजी होता। 2 या ढाई घंटे की मूवी में हम सब कुछ निपटा देते, या फिर 2 या 3 एपिसोड्स में हम चीज़ों को कंक्लूड कर सकते थे। सो या ओके, हेरल्ड का रोल आपने खुद चूज किया था या कहीं से कोई सजेशन आया था? क्या हुआ था इस रोल के चूज करने के पीछे, इसकी सिलेक्शन के पीछे? बेसिकली एलिमेंटल स्टूडियोज़ का एक रूल है
कि कोई भी हो उसे ऑडिशन देना पड़ता है, चाहे वो एलिमेंटल स्टूडियोज़ का ओनर हो, चाहे वो एलिमेंटल स्टूडियोज़ का कोई स्टाफ मेंबर हो, या चाहे वो एलिमेंटल स्टूडियोज़ का कोई वॉइस एक्टर या वॉइस एक्ट्रेस हो। तो ये चीज़ मैंने अपने ऊपर भी, इवन दो आई एम द फाउंडर, लेकिन मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने इस चीज़ को अपने ऊपर भी अप्लाई किया। मैंने 3 रोल्स के लिए ऑडिशन दिया था और उसको मेरे स्टाफ मेंबर्स ने जज किया था। तो मैंने मर्क्यूरियस, माल्कम और हेरल्ड के लिए ऑडिशन दिया था। पर्सनली मैं खुद भी यही चाहता था कि मैं एक सुपर हीरो का रोल करूँ, मैं बहुत एक्साइटेड था इस चीज़ के लिए, और मैंने 2-3 अपने रीटेक्स किए थे, और जब मैं फाइनल मुझे लगा कि ये अच्छा है, उसे भी मैंने दोबारा डिलीट करके कर दिया था। और इवन एक बार ऐसा भी हो गया था कि जब मैंने अपना ऑडिशन सबमिट किया, उसके बाद मैंने अचानक से बोला नहीं ये फाइनल नहीं है, ऐसा करो मैं फिर से दे रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने की थी। और जब तीनों ऑडिशंस मेरे देखे स्टाफ मेंबर्स ने, तो सबका यूनानिमस डिसीजन था कि नहीं, इसको हेरल्ड का रोल ही करना चाहिए। तो वहाँ से फिर मैं हेरल्ड के रोल पर आ गया। बाकियों के ऑडिशन की जो सिलेक्शन थी या फाइनलाइजेशन थी वो किसने की? वो जस्ट आप खुद ही उनको एनालाइज करते थे या फिर वो भी आप अपने स्टाफ मेंबर्स से शेयर करते थे? नहीं, मेरी आदत रही है कि मैं बहुत सारी चीज़ें अपने स्टाफ मेंबर्स से डिस्कस करता भी रहा हूँ और करता भी हूँ, एंड होपफुली आगे भी करता रहूँगा। तो इवन दो आई एम द डायरेक्टर, ऑब्वियसली फाइनल डिसीजन मेरे हाथ में होता था, लेकिन स्टिल जितने भी ऑडिशंस हमारे पास आते थे, मैं सारे ऑडिशंस अपने स्टाफ मेंबर्स को दिखाता था। हमारी एक प्रॉपर डिस्कशन होती थी कि ये बंदा या ये बंदी अच्छा कर रहा है, नहीं कर रहा, या क्या सीन है, और फिर उस पर हमारा एक डिसीजन होता था। फाइनल डिसीजन फिर भी मेरा होता था, लेकिन ऑब्वियसली जब अगर कभी मेजॉरिटी कहती थी कि नहीं ये ज़्यादा अच्छा कर रहा है, और मुझे लगता था कि ये ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी वाली बात है, तो मैं मेजॉरिटी की सुन लेता था। तो ऐसा भी नहीं कहेंगे कि अकेला ही मैं सारे डिसीजंस लेता था, बट या इवन दो डिसीजन साथ में होता था, फाइनल डिसीजन फिर भी मेरे हाथ में होता था, बिकॉज ऑब्वियसली एज अ डायरेक्टर कास्टिंग का काम ही मेरा है, तो आई डिड हैव टू फुलफिल माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कोई और डायरेक्शन के लिए रेडी नहीं था या आपने खुद ही कहा कि स्क्रिप्ट चूंकि मेरा है सो आई कैन डू इट इन अ बेटर वे? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई रेडी हुआ हो और मैंने कहा हो कि नहीं आई वांट टू टेक ओवर बिकॉज स्क्रिप्ट मेरा है। कोई रेडी भी नहीं था, बिकॉज इससे पहले भी मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं अपने इन्हीं फ्रेंड्स के साथ, और यूजुअली ऐसा ही हुआ है कि आई वाज इन द लीडिंग रोल या आई वाज इन द फाउंडिंग रोल, तो मैं ही पूरी टीम को लेकर चलता था। खैर, इसमें कोई मेरी अपनी ग्रेटनेस नहीं है कि मैं पूरी टीम को लेकर चलता था। एक लीडर उसी वक्त तक यूज़फुल रहता है जब उसके साथ जो लोग हैं वो उसको अपना लीडर माने। जब वो उसे लीडर मानना छोड़ देते हैं तो उस लीडर की कोई वैल्यू नहीं रहती। तो मेरी ये बहुत बड़ी फॉर्चुनेट चीज़ है कि मुझे मेरे फ्रेंड्स इस काबिल समझते हैं कि आई कुड लीड देम। तो मेरे फ्रेंड्स ने इंसिस्ट भी किया कि नहीं, डायरेक्शन तुम ही करो, और कोई रेडी भी नहीं था, तो इसलिए डायरेक्शन मैंने ही की। स्क्रिप्ट रेडी होने के कितने टाइम बाद काम स्टार्ट हुआ? क्योंकि यूजुअली हम ये देखते हैं कि राइटर्स ने काफ़ी टाइम पहले स्क्रिप्ट रेडी किया हुआ होता है और फिर उनको कैरेक्टर्स नहीं मिल रहे होते या बहुत सारी डिफरेंट डिफ़िकल्टीज़ होती हैं जो कि उनको फेस करनी पड़ती हैं। तो आपने एक अंदाज़न कितने टाइम के बाद काम स्टार्ट किया होगा स्क्रिप्ट रेडी होने के बाद? एक्चुअली इस प्रोजेक्ट का जो काम था वो एक यूजुअल तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ था। हमारा काम स्क्रिप्ट राइटिंग से पहले स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले ये आइडिया जहन में आया, तो उसके बाद हमें ऑडिशंस करने थे, क्योंकि स्क्रिप्ट राइट तब तक नहीं हो सकती थी जब तक हमें पता ना हो कि हमारे साथ कितने लोग काम करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट प्रोजेक्ट था हमारा इस तरह की किसी फील्ड में। तो मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन इस चीज़ की थी कि मार्केट में हमें कोई भी नहीं जानता, तो लोग हमारे साथ काम करना भी चाहेंगे या नहीं, क्योंकि सबको होता है कि यार ये तो नए लोग हैं और किस तरह काम करेंगे, ढंग से कर भी पाएंगे या नहीं। तो मैं इस चीज़ के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर्ड था। मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। इवन मैंने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सीरीज़ एग्जिस्टेंस में आ पाएंगी, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये सीरीज़ आ गई। तो प्लान कुछ इस तरह से हुआ था। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम ऐसा करो, पहले एक छोटा सा डेमो बनाओ, बिकॉज स्टोरी तो मेरे जहन में थी, मैंने लिखी हुई नहीं थी, बट ऑब्वियसली होना क्या है ये मेरे जहन में था। तो मेरे फ्रेंड ने कहा, मेरे स्टाफ मेम्बर्स में से एक हैं, सोम सोलंकी नाम है उनका, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यार तुम ऐसा करो कि एक डेमो बनाओ जिसमें तुम 2 से 3 सीन्स डालो या 3 से 4 सीन्स डाल दो, ताकि पब्लिक थोड़ी सी एक्साइट हो जाए, बिकॉज पब्लिक को तो पता नहीं है कि तुम लोग किस तरह की क्वालिटी का काम प्रोड्यूस कर सकते हो। तो अगर तुम डेमो दे दोगे तो लोग थोड़े और एक्साइट हो जाएंगे, और शायद तुम्हें इस चीज़ की प्रमोशन भी अगर तुम करो तो तुम्हारा फ़ायदा ज़्यादा हो जाए। तो मुझे वो सजेशन काफ़ी अच्छा लगा, मैंने उस सजेशन को फॉलो किया। हमने एक छोटा सा डेमो बनाया, फिर उसी के साथ हमने ऑडिशंस चलाए कि भाई हम ऑडिशंस चला रहे हैं, हम एक वेब सीरीज़ बनाएंगे, और ये एक छोटा सा डेमो है इस चीज़ का प्रूफ कि हम इस तरह की क्वालिटी निकाल सकते हैं। तो वो डेमो काफ़ी पॉपुलर हुआ था डिफरेंट ग्रुप्स में, और काफ़ी लोग हमारे पास आने लगे। तो वहाँ से फिर ऑडिशंस हुए। अच्छा, अब ऑडिशंस भी इस तरह से हुए कि क्योंकि स्क्रिप्ट तो मेरे पास थी नहीं प्रॉपर, मैंने स्टोरी लिखी हुई नहीं थी, तो उस वक्त मैंने हर कैरेक्टर की कुछ लाइन्स लिख कर रख ली, 1 या 2 सीन्स,
वो मैं लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता था, लोग ऑडिशंस मुझे अपने देते थे, मैं उनका एक्ट चेक कर लेता था, मैं और मेरे स्टाफ मेंबर्स, हमें अच्छा लगता था तो हम उन्हें सिलेक्ट कर लेते थे। जब ये सारी चीज़ें हो गई तो फिर जब मुझे लगा कि नहीं, अब अच्छे खासे मेंबर्स मिल गए हैं, अब काम हो सकता है, फिर मैंने स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट की। तो जो पहली एपिसोड थी उसके लिए तो मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं सुबह 10 बजे बैठा था उसे लिखने और रात के 8 बजे तक मैं उसे लिखता रहा था, और एक दिन में मैंने उसे कंप्लीट कर लिया था और फिर मैंने उसे ग्रुप में भेज दिया था। और फिर उसके बाद ये होता था कि हर हफ्ते मैं नई एपिसोड की स्क्रिप्ट लिखता था और मैं लोगों से कहता था कि भाई आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है, 1 हफ्ते में आपको अपने डायलॉग्स रिकॉर्ड करके देने हैं, फिर आपको नई स्क्रिप्ट मिलेगी। तो बेसिकली जो शूटिंग हुई है उसी के साथ साथ स्टोरी लिखी गई है। ऐसा नहीं था कि स्टोरी हमारी पहले से रेडी हो। डेमो आपने यू मीन टू से कि यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया था? नहीं, डेमो अपलोड नहीं किया था बिकॉज तब एलिमेंटल स्टूडियोज़ नहीं था एग्जिस्टेंस में, इवन एलिमेंटल स्टूडियोज़ का नाम तक नहीं था। हमने सिर्फ एक डेमो बनाया था क्योंकि यूट्यूब पे अपलोड करने का उससे कोई फ़ायदा नहीं था ना कोई हमारी रीच थी, ना कोई हमें जानता था। तो वो एक स्टेप लेना मुझे थोड़ी सी बेवकूफ़ी लगी, तो इसलिए मैंने उसे नहीं किया। मुझे लगा कि अभी इसको अगर हम दूसरे सोशल मीडिया जस्ट व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम एंड फेसबुक वगैरह इन चीज़ों पर अगर हम लिमिटेड रखें तो वो सही है। फिर जब ट्रेलर आया था तब यूट्यूब चैनल बना था, वरना उससे पहले जो भी था हमारा यूट्यूब के बगैर था। तो आपने बताया कि फर्स्ट एपिसोड के लिए आप इतने एक्साइटेड थे कि आपने सुबह 10 बजे स्टार्ट की राइटिंग और रात को 8 बजे आपने कंप्लीट की। मैं ये पूछूंगी कि इतना लंबा टाइम आपने कैसे कंटिन्यूअसली राइटिंग कर ली? बिकॉज हम ये देखते हैं कि स्पेशली राइटिंग में जब हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो बेस्ट यही होता है कि हम 2 to 3 आवर्स के लिए काम करें, उससे ज़्यादा टाइम ना दें, क्योंकि उसके बाद हमारी अपनी जो एक्साइटमेंट होती है या वो जो मतलब एक्साइटमेंट का लेवल होता है या जिस मोटिवेशन के साथ हम काम कर रहे होते हैं वो चीज़ थोड़ी सी लो हो जाती है। तो आई जस्ट वांट टू नो कि आपने कैसे इस चीज़ को कंटिन्यूअसली मेंटेन रखा और आपने कैसे किया इसको? एक्चुअली मैं इस बात से खुद भी एग्री करता हूँ कि जब आप कोई क्रिएटिविटी का काम कर रहे होते हो तो आप इतना ज़्यादा कंसिस्टेंटली काम नहीं कर सकते। लेकिन मेरे केस में मुझे एक एडवांटेज ये था कि एपिसोड 1 की पूरी स्टोरी मेरे जहन में थी। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि मुझे सोचनी पड़े कि यार अब मुझे यहाँ पर ये चीज़ कैसे करनी है। तो आइडिया पूरा मेरे जहन में रेडी था, मुझे सिर्फ उसे पेपर पे उतारना था। तो इसलिए मुझे इतना टाइम तो फिर भी लगा, ऑब्वियसली काफ़ी घंटे लग गए। लेकिन या जिस तरीके से ऐसा होता है कि आपको एक पूरा एपिसोड लिखने में 2 से 3 दिन या इवन 1 हफ्ता लग जाता है, वो चीज़ मेरे साथ नहीं हुई बिकॉज मेरे पास आइडिया पूरा था। या पहली एपिसोड के बाद मुझे काफ़ी चीज़ें सोचनी पड़ी थी, तो वो एक अलग चीज़ है। बट फर्स्ट एपिसोड में मेरे पास सब कुछ रेडी था, तो मैंने इसलिए उसे जल्दी कर लिया। और क्योंकि मैं एक्साइटेड भी बहुत था, और सबसे बड़ी चीज़ कि मुझे इस चीज़ की आदत थी कि किसी प्रोजेक्ट पर अपने आप को घंटों बैठा कर रखना और उस पर डेडिकेशन के साथ काम करना। बिकॉज ये चीज़ मैंने आपको पहले भी कही कि मैं पहले भी 1-2 प्रोजेक्ट्स कर चुका था, इस तरह के नहीं, बट देयर वर सम अदर प्रोजेक्ट्स, तो उन पर मैं काम ऑलरेडी कर चुका था। तो उनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऐसे भी थे कि जिनमें मैंने रात 3-3, 4-4 बजे तक भी जाग कर काम किया था। तो मेरी आदत भी थी और मुझे क्योंकि काम करना पसंद भी था, मैं अपने मतलब का काम कर रहा था। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कि आपको पसंद ना हो, तो फिर वो बोरियत भी होने लगती है और आप थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाते हो। लेकिन मेरे केस में अगर कोई मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद है और वो रिपीटेटिव नहीं है, तो फिर मैं आराम से उसे पूरा दिन भी कर सकता हूँ। एज यू टोल्ड अस कि इस प्रोजेक्ट से पहले आपको ब्लाइंड कम्युनिटी में कोई इतना ज़्यादा जानता नहीं था, मार्केट में इतनी ज़्यादा आपकी रीच नहीं थी, तो कैरेक्टर्स सर्च करते हुए क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी? नहीं, आई वुडंट से कि ब्लाइंड कम्युनिटी में मुझे कोई जानता नहीं था, बिकॉज इससे पहले मेरा एक पर्सनल यूट्यूब चैनल था जहाँ पर मैं सिंगिंग करता हूँ, तो वहाँ से मुझे कुछ लोग जानते थे। फिर इसके अलावा मेरा एक और प्रोजेक्ट था, वहाँ से भी कुछ लोग मुझे जानते थे। लेकिन ये जो एक पार्टिकुलर फील्ड है, इसमें मुझे कोई नहीं जानता था, तो मुझे इसी का फियर था कि इस मार्केट में मुझे कोई नहीं जानता। तो इसमें ऑब्वियसली मुझे कैरेक्टर्स जमा करने में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी। सबसे पहले तो सिर्फ कुछ गिने चुने कैरेक्टर्स मिल रहे थे, और उसमें भी ये था कि ऑब्वियसली हर बंदा हर रोल नहीं कर पाता, तो बहुत से लोगों को आपको कहना पड़ता है कि नहीं, आप इस रोल के लिए सही नहीं बैठ रहे। और बहुत से लोग ये बात सुनकर आपके साथ एग्री नहीं होते कि भाई बहुत काम करना पड़ेगा। प्लस इट वाज नॉट अ पेड प्रोजेक्ट, तो वो भी एक चीज़ थी। बिकॉज ऑब्वियसली आजकल के दौर में कोई जब आप वॉलंटियर बेस्ड वर्क करवाते हो तो आपको भी बहुत पेशेंट रहना पड़ता है, और जो सामने वाला होता है उसे तो ऑब्वियसली रहना ही पड़ता है, बिकॉज वो वॉलंटियर बेसिस पे काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो आपको उसे मार्जिन देना पड़ता है। सबसे ज़्यादा किस कैरेक्टर के लिए वॉइस आर्टिस्ट सर्च करने में आपको प्रॉब्लम है? जेनिफर ब्लैकस्टोन के साथ इतने इश्यूज़ हुए हैं कि बस मैं किस तरह एक्सप्लेन करूँ। सबसे पहले जेनिफर ब्लैकस्टोन, अ फ्रेंड ऑफ माइन एग्री टू डू सो, तो उन्होंने ऑडिशन भी दिया,
लेकिन बाद में ड्यू टू सम रीजंस शी हैड टू बैक आउट। तो फिर उसके बाद हम दोबारा से सर्च में लग गए। फिर उसके बाद अनदर गर्ल एग्रीड टू डू सो, उन्होंने किया और उनका ऑडिशन भी अच्छा था तो वो सिलेक्ट हो गई। फिर उसके बाद जब उन्होंने ऑडिशन दे दिया, उन्हें स्क्रिप्ट दे दी, फिर उन्हें भी कोई काम पड़ गया, वो बिज़ी हो गई, फिर उन्होंने दोबारा से रिजेक्ट कर दिया। तो जेनिफर ब्लैकस्टोन के इतने इश्यूज़ हैं कि एक मोमेंट पर मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया था एंड आई वाज लाइक यार अब कुछ नहीं हो सकता, इस पूरे आइडिया को टर्मिनेट करो, नहीं बनानी वेब सीरीज़, घर बैठो, सारे के सारे काम ही नहीं करना। तो वहाँ पे फिर अ फ्रेंड ऑफ माइन हेल्प मी आउट, उन्होंने फिर कुछ पोस्ट वगैरह की सोशल मीडिया पे, तो वहाँ से कुछ लोग आए एंड उमना अंजुम वाज वन ऑफ देम, जो कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी डिस्कस किया था। तो वहाँ से फिर ये जेनिफर ब्लैकस्टोन का मसला रिजॉल्व हुआ, वरना इस कैरेक्टर के लिए हमें बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई हैं। सो हम कह सकते हैं कि जेनिफर ने हेरल्ड को भी बहुत तंग किया है और हमजा को भी। डेफिनेटली जितना उसने हेरल्ड को तंग किया है उतना ही, या मैं कहूँगा उससे ज़्यादा ही उसने हमजा को तंग किया होगा। बिकॉज मेरे केस में ये था कि अगर जेनिफर नहीं मिली तो पूरी सीरीज़ नहीं चलेंगी, बिकॉज शी हैड एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले। ऐसा भी नहीं हो सकता था कि हम उसको पूरी स्टोरी से ही उसे हम डिस्कार्ड कर दें, दैट वॉज नॉट पॉसिबल ईदर। तो अगर जेनिफर ब्लैकस्टोन ना मिलती तो ऑब्वियसली स्टोरी ही नहीं बन पाती। तो आई वुड से कि इस चीज़ के लिए तो मैं बहुत वरीड था और बहुत ज़्यादा मैं तंग हुआ हूँ। ओके, सो ये तो सारे के सारे क्वेश्चंस थे जिनका कनेक्शन राइटिंग से, डायरेक्शन से या वेब सीरीज की प्रोडक्शन से था। अब हम हेरल्ड के कैरेक्टर की तरफ मूव करते हैं और जो हमारे मेन क्वेश्चन हैं वो हम आपसे पूछते हैं। तो मेरा आपसे जो पहला क्वेश्चन है, मेरा पहला क्वेश्चन ही आपसे एक सिचुएशन वाला क्वेश्चन है कि अगर पास्ट का लिटिल हेरल्ड खुद को फ्यूचर में एक सुपर हीरो बनकर पूरे सिटी को प्रोटेक्ट करते हुए, वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करते हुए देख लेता, उसकी क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या थॉट्स होते हैं? आई थिंक पास्ट का हेरल्ड बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता, क्योंकि हम देखते हैं कि पास्ट वाले हेरल्ड की या चाइल्ड हेरल्ड की जो फैंटेसीज़ हैं वो वाकई में बड़ी फंटास्टिक हैं। जैसे कि वो मैक्स हॉस्टन वाला फ्लाइंग कार्पेट वाला फ्लैशबैक होता है, तो उसमें हमें क्या दिखता है, एक बच्चा जो कि फैंटेसी वर्ल्ड को इतना रियलिस्टिक समझ बैठा है कि उसे साइंस और फैंटेसी में या साइंस और मैजिक में कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आता। उसके फादर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और वो साइंस की मदद से एक मैजिकल चीज़ को इन्वेंट करवाना चाहता है। तो ऑब्वियसली हमें ये देखने को मिल रहा है कि वो बच्चा इस टाइप का है कि उसका फैंटास्टिक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो अगर उसे इस चीज़ की खबर हो जाती कि इन फ्यूचर ही इज़ गोइंग टू टर्न इनटू अ सुपर हीरो, तो वो तो कहता कि भाई या तो फ्यूचर जल्दी से अभी आ जाए या फिर सब के सब ऐसी तैसी कराओ, मैं अभी जा रहा हूँ सुपर हीरो बनने, चाहे मेरे पास पावर्स हों या चाहे मेरे पास पावर्स ना हों। अभी आपने खुद ही कहा कि जो लिटिल हेरल्ड होता है, बेबी हेरल्ड होता है, उसको साइंस और मैजिक में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता। तो व्हाट डू यू थिंक कि हेरल्ड जो कि एक सुपर हीरो है और जिसने इतनी सारी ट्रेजेडीज जिसके साथ हुई, बहुत कुछ उसने फेस किया, उसकी साइंस के बारे में क्या ओपिनियन है? बिकॉज कहीं ना कहीं उसके फादर का इतनी बड़ी डिवाइस इन्वेंट करना, इस सारी की सारी डिस्ट्रक्शन के पीछे एक रीज़न होता है। हेरल्ड डरता है साइंस की पॉसिबिलिटीज से, साइंस की डिस्कवरीज से और जो साइंस कर सकती है उससे भी। बिकॉज वही वाली चीज़ जो आपने कही कि उसने इतनी ट्रेजेडीज फेस की हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर एसोसिएटेड विद साइंस। तो कहीं ना कहीं वो साइंस को एडमायर भी करता है, बिकॉज ऑब्वियसली साइंस ने ही उसे ये पावर्स दी हैं। लेकिन उन पावर्स से उसे पर्सनली फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हुआ। ठीक है, उसने लोगों का बहुत फ़ायदा किया है, लोगों का वो प्रोटेक्टर है, लोगों के लिए वो एक गार्डियन भी है, लेकिन पर्सनली जो उसके साथ हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ ट्रैजिक है। तो अगर मैं एज हेरल्ड कहूँ तो मैं यही कहूँगा कि साइंस हेरल्ड के लिए एक खौफ है, एक मुसीबत है जिससे वो डरता है, जिससे वो भागना चाहता है। क्योंकि इवन उसकी पावर से भी हम देखते हैं कि वो पूरी सीरीज़ में उनसे दूर भागना चाहता है और उसकी ग्रेटेस्ट विश यही होती है जो वो बड़े एक्सप्लोसिव वे में पर्सियस को कहता है जब पर्सियस उससे नाराज़ हो गया होता है और यूनिवर्सिटी में उनका इंटरेक्शन होता है। तो हेरल्ड उसे यही कहता है कि अगर मेरा बस चले तो मैं अभी इसी वक्त इन पावर्स को अपने अंदर से निकाल कर कहीं फेंक दूँ। तो इससे यही पता चलता है कि वो साइंस को कोई इतना ज़्यादा एडमायर या इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करता, वो उससे भागना चाहता है क्योंकि उस बंदे की लाइफ में साइंस ने अच्छाई से ज़्यादा बुराई का काम किया।
तो आई वुड से कि जो पास्ट में हेरल्ड को साइंस से अट्रैक्शन थी या जो एक्साइटमेंट थी कि साइंस से ये हो सकता है वो हो सकता है, वो अब नहीं है। उल्टा अब उसका टोटल ऑपोजिट है। हेरल्ड की लाइफ में 2 साइंटिस्ट ऐसे होते हैं जिनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक तो उसके फादर मैक्स ऑस्टिन, क्योंकि उनकी डिवाइस की वजह से उसे पावर्स मिली होती हैं और वो कभी भी एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी लाइफ स्पेंड नहीं कर सकता। दूसरा मैल्कम, जिसने उसे एक सुपर हीरो बनाया होता है। तो उसको साइंस का पॉजिटिव रोल देखने को मिलता है और इवन दो वो खुद भी काफ़ी हद तक साइंस पे डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि उसकी पावर्स साइंस की वजह से होती हैं। उसके अलावा उन पावर्स को छुपाने के लिए, या पावर्स को तो नहीं लेकिन अपनी आइडेंटिटी को हाइड रखने के लिए, वो जिन सूट्स को यूज़ करता है या जिस टाइप की टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करता है, अगर वो ना होती तो वो एक सुपर हीरो नहीं बन सकता था। सो व्हाट डू यू थिंक, इसके बावजूद भी उसका साइंटिस्ट बनने में या इस साइड पे, मतलब मैल्कम से वो हेल्प लेता है लेकिन खुद उसका साइंटिस्ट बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ऐसा क्यों? मैं इस पर वही वाली चीज़ कहना चाहूँगा कि हेरल्ड साइंस से इंस्पायर्ड होने के बजाय साइंस से टेरिफाइड है। वो उस चीज़ से दूर भागना चाहता है, उसे अपने से अलग रखना चाहता है। तो एक बंदा जो कि साइंस को अपनी लाइफ में चाहता ही नहीं है, सिर्फ सर्कमस्टांसेस की वजह से वो उस चीज़ को टॉलरेट कर रहा है, तो आई वुडंट से कि वो किसी भी तरह साइंटिस्ट बनना चाहेगा। बिकॉज जिस चीज़ को हम बर्दाश्त कर रहे होते हैं, हम कभी भी उस चीज़ को एम्ब्रेस नहीं करते अपनी लाइफ में। हमेशा हम उससे दूर ही भागना चाहते हैं और अगर कभी हमें चॉइस मिले तो टोटली उसे अबैंडन कर देना चाहते हैं। और मुझे भी यही लगता है कि हेरल्ड के पास अगर चॉइस होती तो उसके लिए एक डिफ़िकल्ट डिसीजन होता, बिकॉज उसे पता है कि कितने लोग उस पर डिपेंड करते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं ये चीज़ चाहता है कि मैं भी एक नॉर्मल बंदा होता, मेरे पास ये पावर्स ना होती, तो शायद वो ये डिसीजन ले लेता अगर उसके हाथ में होता कि नहीं भाई मुझे ये पावर्स नहीं चाहिए। मे बी वो कोई सोल्यूशन निकाल देता, अपने पावर्स किसी और को दे देता, जैसे उसने अपने ब्लड को अपनी बॉडी से इजेक्ट करके एक वायल में डाला था और मैल्कम से कहा था कि फाइंड समवन एल्स। तो आई थिंक कि अगर हेरल्ड के पास चॉइस होती तो वो इन पावर्स से भाग जाता। जब वेब सीरीज स्टार्ट होती है, फर्स्ट एपिसोड में हम ये देखते हैं कि जैसे ही हेरल्ड को पावर्स मिलती हैं तो मैक्स ऑस्टिन ये बात कहता है कि ये डिवाइस सिर्फ उसी पर्सन की रेंज में आते हुए एक्टिव हो सकती है जो इसके लिए 100% कंपैटिबल हो। तो जिस एज में हेरल्ड था, इस एज के ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, बहुत पॉजिटिव नेचर के साथ होते हैं। तो फिर हेरल्ड के 100% कंपैटिबल होने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है? बेसिकली ये क्योंकि एक साइंटिफिक चीज़ है, ये कोई थियोलॉजी नहीं है, ये कोई रिलीजन नहीं है, या ये कोई जस्टिस या एथिक्स नहीं है। तो यहाँ पे प्योरिटी या इनोसेंस मैटर नहीं करती। कंपैटिबिलिटी सिर्फ इस चीज़ से रिलेट करती है कि किस इंसान की बॉडी कितनी कंपैटिबल है। इट्स अबाउट फिजिकलिटी रादर देन स्पिरिचुअलिटी। तो इस पे हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा प्योर है या नहीं, ये चीज़ मैटर नहीं करती। मैटर सिर्फ ये करता है कि ही वॉज कंपैटिबल, और वो कंपैटिबल क्यों था। तो आई वुड से कि ये सिर्फ किस्मत के हाथ में है कि इतने सारे बच्चों में सिर्फ एक बच्चा कंपैटिबल था, या इतने सारे बड़ों में भी सिर्फ एक बच्चा ही कंपैटिबल था, और वो बच्चा और कोई नहीं, मैक्स ऑस्टिन का अपना बेटा था। तो हमारी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम अपनी विल से करते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो किस्मत हमसे करवाती है या किस्मत हमारे लिए करती है। ट्रू। तो हेरल्ड का उन पावर्स को यूज़ करना और अच्छाई के लिए यूज़ करना वो उसकी फ्री विल है, लेकिन वो पावर्स उसे मिलना और उसे ही मिलना ये फेट है, किस्मत है। ट्रू। ओके, सो सेकंड एपिसोड में एक सीन होता है जिसमें रोमा हेरल्ड को प्रैंक करती है। हम ये देखते हैं कि जेनिफर को इस चीज़ का आइडिया हो जाता है और वो रोमा से कहती भी है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम उसे रॉन्ग क्लास में क्यों भेज रही हो। बट उसके बावजूद भी जेनिफर हेरल्ड की हेल्प नहीं करती। अगर वो चाहती तो वो उसे वहीं पे रोक के बता सकती थी कि ये रॉन्ग क्लास है, शी वाज ट्राइंग टू प्रैंक यू, सो आप किसी और, मतलब ये वाली जो है ये आपकी एक्चुअल क्लास है, आप इसमें जाएं। बट उस टाइम पे वो हेल्प नहीं करती। और हम एक और चीज़ देखते हैं कि हेरल्ड इतना सेंसिटिव इंसान है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस चीज़ को एक सेकंड के लिए भी फील नहीं करता, इवन दो ये उसके माइंड में आती ही नहीं है ये बात। ऐसा क्यों होता है? आई थिंक जेनिफर उसकी हेल्प इसलिए नहीं करती बिकॉज वो रोमा से कोई टर्म्स एंड कंडीशंस ख़राब नहीं करना चाह रही होती, बिकॉज ऑब्वियसली हेरल्ड उसके लिए टोटल स्ट्रेंजर है, और अगर वो उसकी हेल्प कर देती तो रोमा उसे ऑब्वियसली कहती कि भाई तुम इस बंदे को जानती नहीं हो, पहचानती नहीं हो, तुम्हें इतनी क्या मेहरबानियाँ हो गई हैं उस पर।
मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम्हें मेरा प्रैंक खराब करना ही क्यों, कोई इतनी बड़ी चीज़ थोड़ी है। रोमा डेफिनेटली उसे ऐसा कुछ कहती, तो इसीलिए उसने उसे वहाँ पर नहीं बताया। और जहाँ तक हम इस चीज़ की बात करें कि हेरिल्ड इतना सेंसिटिव है, तो हेरिल्ड सेंसिटिव कुछ स्पेसिफिक मामलों में है, उसकी पावर्स को लेकर, या उसके नॉर्मल ना होने की वजह से, या उसके लोगों के डिफरेंट होने की वजह से। वरना वो बड़ा एक्साइटेड सा और हैप्पी गो लकी सा बंदा है जो कि किसी चीज़ को इतना माइंड नहीं करता। इवन जब हम देखते हैं कि वो स्टीवन और फ्रैंकलिन से मार भी खा लेता है, तो जस्ट वो एक दफ़ा एक एपिसोड 2 में जस्ट एक बार वो बोलता है कि एक बार तुम अकेले मिलो तो सही, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन बाद में ही डजंट कीप अ ग्रज। तो उसको ये चीज़ों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा प्योर एंड इनोसेंट है। तो दिल में बातें रखना या बदले की आग में जलना, एटलीस्ट सीज़न 1 में ये सारी चीज़ें उससे बॉदर नहीं करती। सीज़न 2 में तो खैर एक डिफरेंट ही पूरा सिनेरियो बन जाता है, वहाँ पे तो हेरिल्ड एक बहुत ही ज़्यादा ग्रज मशीन बन जाता है। लेकिन सीज़न 1 में जो उसकी एक प्योरिटी है और जो एक इनोसेंस है वो इंटैक्ट रहती है, जिसकी वजह से वो इन चीज़ों को इतना फील नहीं करता, इतना क्या बिल्कुल भी नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे राइटिंग से रिलेटेड है कि हम यूजुअली देखते हैं कि जो राइटर्स होते हैं वो लीड कैरेक्टर्स को जिस तरह डेवलप करते हैं उसमें कहीं ना कहीं उनकी अपनी लाइफ की भी कुछ इन्वॉल्वमेंट होती है, कुछ ना कुछ उन्होंने फेस किया होता है या कहीं ना कहीं वो उससे रिलेट कर सकते हैं। तो हेरिल्ड के कैरेक्टर को लिखने के पीछे क्या रीज़न था? बेसिकली हेरिल्ड का जो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो कि उसकी सुपरनैचुरल पावर्स हैं, वो तो ऑब्वियसली मुझसे या किसी से भी रिलेटेड नहीं हो सकती, तो उस चीज़ को तो हम यहाँ पर डिस्कस कर भी नहीं सकते और ना ही करेंगे। अगर मैं पर्सनली उसके ट्रेड्स या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कहीं ना कहीं मैंने फेस की हैं या जिनको मैं अपनी लाइफ से रिलेट कर सकता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस चीज़ की बात करें कि हेरिल्ड स्टार्टिंग से बहुत लोनली है और उसके इतने फ्रेंड्स, इतने क्या बिल्कुल भी फ्रेंड्स नहीं होते स्टार्टिंग में, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मैंने फेस की है। अपने चाइल्डहुड से मैं एक थोड़ा एंटी सोशल सा बंदा रहा हूँ, फिर चाहे वो सर्कमस्टांसिस की वजह से हो या मेरी अपनी वजह से हो, मैं उस डिबेट में अभी नहीं पढ़ूंगा। बट या मैं एंटी सोशल भी रहा हूँ और एक फ्रेंडलेस लोनर भी रहा हूँ। काफ़ी टाइम तक मेरे फ्रेंड्स नहीं थे और काफ़ी मैं अकेला था। तो वो जो एक चीज़ है जो थ्रू आउट द सीरीज़ हम देखते हैं कि हेरिल्ड का जो अकेलापन है या जो उसकी लोनलीनेस है या जो उसकी डेस्परेट एक डिज़ायर है कि कोई मुझे अंडरस्टैंड कर ले, कोई तो ऐसा मिल जाए जिसको मैं खुलकर बता सकूं कि मैं ऐसा हूं या मेरे माइंड में ये चलता है, और वो मुझे जज ना करे, जस्ट मुझे सुने या मुझे अंडरस्टैंड करे। वो चीज़ कहीं ना कहीं मैं अपनी लाइफ से रिलेट कर सकता हूँ। एज अ डायरेक्टर कौन सी एपिसोड सबसे मुश्किल थी? I'd say कि जो एक दो इमोशनल एपिसोड्स थी, जैसे कि सीज़न 2 की सेकेंड एपिसोड थी, इसके अलावा जो जहाँ पे कोई डेथ सीन्स हैं, जैसे कि एंथनी का डेथ सीन या इस टाइप की कोई चीज़ें, या सबसे मुश्किल अगर इनको एक्सक्लूड करके मैं जस्ट वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट की बात करूँ तो ऑब्वियसली लास्ट एपिसोड, बिकॉज लास्ट एपिसोड काफ़ी बड़ी भी थी। और अंदर की बात अगर मैं यहाँ पर डिस्क्लोज करूँ तो लास्ट एपिसोड बेसिकली जो थी वो सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड दोनों का कॉम्बिनेशन थी। हमने एंड में एपिसोड्स को स्प्लिट कर दिया था, वरना वो एपिसोड बहुत लंबी होनी थी, अराउंड 2 से ढाई घंटे की उसकी ड्यूरेशन बन जाती है, लेकिन बाद में हमने उसे स्प्लिट कर दिया था। वरना जब मैंने उसे लिखा था एज अ स्क्रिप्ट तब वो एक ही एपिसोड थी। तो उस पूरी एपिसोड की रिकॉर्डिंग्स में या डायरेक्शन में या इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मसले हुए थे। लोगों का डायलॉग्स टाइम पे सबमिट करना या रीटेक्स करना, बिकॉज यार इतनी बड़ी एपिसोड थी तो उसमें कहीं ना कहीं मसले आए थे। तो या आज से कि लास्ट एपिसोड सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट थी एज अ डायरेक्टर, क्योंकि उसके अलावा डायरेक्टर को सिर्फ एटलीस्ट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे सिर्फ एक्टिंग को नहीं देखना था, मुझे प्रोडक्शन को भी देखना था और इन सारी चीज़ों को भी देखना होता है। तो आई वुड से कि या लास्ट एपिसोड में चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, या इवन अगर राइटिंग का तो खैर आपने नहीं पूछा था, या इवन अगर मैं राइटिंग की भी बात करूँ तो एपिसोड जो लास्ट वाली थी वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट थी मेरे लिए, हर एंगल से या हर एस्पेक्ट से। जब हेरिल्ड यूनिवर्सिटी में अपने फ्रेंड्स से अपनी मॉम की ओवर प्रोटेक्टिवनेस के बारे में बात करता है और उन सब फ्रेंड्स को काफ़ी स्ट्रेंज फील होता है, तो व्हाट डू यू थिंक उस टाइम पे हेरिल्ड के एमिली के बारे में क्या थॉट्स होते हैं? आई थिंक हेरिल्ड उसको जस्ट एक जनरल डिस्कशन कर रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि हेरिल्ड उसे किसी भी नेगेटिव वे में डिस्कस कर रहा हो या वो अपनी मदर की बुराई कर रहा हो, बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हम उनको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं, चाहे वो रियल लाइफ हो या चाहे वो कोई स्टोरी हो। तो इट डजंट मीन कि हम उनकी बुराई कर रहे हैं या उन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जस्ट हम उनकी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स ऐसे हैं।
तो मेरे हिसाब से इट वॉज जस्ट अ जनरल डिस्कशन। बट इंटरनली हेरल्ड की फीलिंग्स क्या होती हैं? वो उस टाइम पे क्या सोचता है अपनी मॉम के बारे में? कि बाकी सबको तो उनकी मॉम्स इस तरह से उनके बारे में यूँ बॉदर नहीं होती, इतनी ज़्यादा इंक्वायरी नहीं करती जितनी मेरी मॉम करती हैं। तो हेरल्ड की क्या उस टाइम पे फीलिंग्स होती हैं, क्या थॉट्स होती हैं? आई थिंक अगर हम उस एस्पेक्ट की थॉट्स एंड फीलिंग्स की बात करें तो फिर हेरल्ड बड़ी एक कन्फ्यूजन में है, बिकॉज एक तरफ उसे पता है कि उसके पास ये पावर्स हैं और यही रीज़न है कि एमिली उसके मामले में इतना ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को रिजेंट भी करता है कि अब मेरे पास पावर्स हैं तो ठीक है ना, जब मैं नॉर्मल लोगों से डिफरेंट हूँ तो फिर मुझे नॉर्मल होने पर इंसिस्ट क्यों किया जा रहा है? जैसा मैं हूँ मुझे वैसा रहने दो। ये किस तरह की बात है कि मुझे फोर्स किया जा रहा है कि मैं ऐसा रहूँ या मैं वैसा रहूँ? तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिजेंट करता है कि एमिली उसके मामले में इतनी ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है और उसे कुछ भी करने नहीं देती। और वही वाली बात है क्योंकि उसे रीज़न भी पता है तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज भी है। वो इतना ज़्यादा उस पर आर्ग्यूमेंट कर भी नहीं सकता बिकॉज कहीं ना कहीं वो जानता है कि एमिली सही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा अपसेट भी है बिकॉज वो नहीं चाहता कि उसकी लाइफ ऐसी हो। हेरल्ड को ये रीज़न पता होता है कि अगर एमिली उसको नॉर्मल लोगों की तरह लाइफ स्पेंड करने को कहती है तो वो इसी वजह से कहती है कि अगर उसने नॉर्मल लोगों की तरह लाइफ स्पेंड ना की तो उसकी आइडेंटिटी बहुत इजीली एक्सपोज हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है हेरल्ड इस चीज़ को किस हद तक अंडरस्टैंड करता है? क्योंकि एमिली को रिपीटेडली उसे ये बात रिमाइंड करवानी पड़ती है और हेरल्ड बार-बार ऐसा लगता है कि जैसे हेरल्ड के माइंड से ये चीज़ स्किप हो जाती है। एक्चुअली हेरल्ड इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करता है और ये चीज़ उसके माइंड से स्किप भी नहीं होती। इट्स जस्ट कि उसके पास चूँकि इतनी ज़्यादा पावर्स होती हैं और उसे आइडिया नहीं होता कि जो दुनिया है वो कितनी ज़ालिम और कितनी सेल्फिश और अपनी डिज़ायर्स को या अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए किस एक्सटेंट तक जा सकती है। जो ये वाली चीज़ होती है कि बुराई के बिल्कुल सेंटर में झाँकना, वो हेरल्ड ने उस वक्त तक एक्सपीरियंस किया नहीं होता। तो वो बहुत केयरफ्री होता है। वो इवन कहता भी है फर्स्ट एपिसोड में कि अगर किसी को पता चल भी जाता तो क्या होता, मैं हर सिचुएशन से जो डील कर सकता हूँ। तो उसे ये लगता है कि अगर उसकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ पता चल भी गया तो अपनी पावर से ही कैन सॉर्ट आउट ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज वो जानता ही नहीं है दुनिया को। एमिली ने उसे इतना शेल्टर्ड रखा होता है कि उसे नहीं पता होता कि दुनिया के लोग कैसे हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसके माइंड में ये चीज़ होती नहीं है, इट्स जस्ट कि वो उस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लेता बिकॉज वो समझता है कि आई कैन टेक केयर ऑफ एवरीथिंग और मॉम को तो कुछ पता ही नहीं है, मॉम के पास थोड़ी ये पावर्स हैं तो मॉम को क्या पता, अगर कुछ होगा तो मैं देख लूँगा, फिर देखना मॉम को भी ये लगेगा कि हाँ मैं सब कुछ देख सकता हूँ। तो उसकी ये वाली फीलिंग्स होती हैं। तो इन योर ओपिनियन सीजन 1 और सीजन 2 के हेरल्ड में क्या-क्या डिफरेंसेस हैं? आई थिंक सीज़न 1 और सीज़न 2 के हेरल्ड में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। सीज़न 1 में हेरल्ड हमें एक प्योर इनोसेंट मिस्चिवस और थोड़ा सा लोनली टाइप का बंदा मिलता है और सीज़न 2 में वो बिल्कुल एक सीरियस, सोबर, थोड़ा सा सेंसिबल और बहुत ज़्यादा हेट्रेड से फिल हो जाता है। और सीज़न 2 में ऑब्वियसली उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। उसे मर्क्यूरियस से बहुत ज़्यादा नफरत हो जाती है और उसे जान से मार देने का उस पर भूत सवार हो जाता है और जो उसके कोर प्रिंसिपल्स होते हैं उन्हें भी वो एक हद तक अबैंडन करने के लिए तैयार होता है। फिर जेनिफर के मामले में भी उसे फीलिंग्स हो जाती हैं और वो सारी चीज़ें भी होने लगती हैं। तो सीज़न 2 में हेरल्ड एक बिल्कुल ही अलग इंसान बन के रह जाता है ड्यू टू हिज कैरेक्टर डेवलपमेंट। ओके, एज अ राइटर आपका मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? I'd say कि हेरल्ड एंड मर्क्यूरियस, लेकिन कहीं ना कहीं मर्क्यूरियस को मार्जिन मिलेगा। मर्क्यूरियस ज़्यादा मुझे पसंद है बिकॉज वही वाली चीज़ जो कि मैंने आपके इंटरव्यू में भी डिस्कस की थी कि उस बंदे की जो बैक स्टोरी है, जब बंदा उसके बारे में सोचता है तो बंदा बड़ा एक मज़े के ट्रांस में चला जाता है यार कि ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था और इस बंदे ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है। तो वो उसने कैसे किया होगा या किस हद तक गया होगा और अभी तो उसके पास इतने सारे लोग हैं जो उसका डर्टी वर्क कर रहे हैं। तो क्या कभी वो डर्टी वर्क उसने खुद भी किया होगा? क्या कभी खुद भी वो एक गली का गुंडा मवाली रहा होगा या स्टार्टिंग से उसके पास पैसा होगा और उसने जस्ट कंट्रोल किया होगा? तो उसने क्या क्या किया होगा? क्योंकि हेरल्ड का काफ़ी हद तक हमें पता भी है तो हेरल्ड इतना मिस्टीरियस नहीं रहता। वैसे तो ही इज़ द लीड कैरेक्टर और मैं उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ और मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है उसके साथ क्योंकि मैंने खुद भी उसे प्ले किया। लेकिन अगर हम, क्योंकि मैं जब कोई चीज़ राइट करता हूँ तो मैं उससे एज ऑडियंस और एज रीडर भी देखता हूँ, तो पर्सनली इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके जब मैं बात करूँगा तो कहीं ना कहीं मैं मर्क्यूरियस को
मार्जिन दूंगा अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस के लिए, क्योंकि उसका जो पास है वो बड़ा मिस्टीरियस है और उसका प्रेजेंट समझने के लिए हमें उसका पास समझने की ज़रूरत है, जो कि अभी हमें नहीं पता। तो कहीं ना कहीं इवन जब सीरीज़ ख़त्म हो गई हैं, फिर भी उसका जो एक मिस्टीरियस नेचर है वो अब तक रिवील नहीं हुआ। ओके, अब मैं आपसे एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन करने वाली हूँ, क्योंकि इस पे आपको सोचना पड़ेगा। अगर हेरल्ड को जेनिफर और एमिली में से कभी किसी एक को चूज करना पड़े तो वो किसको करेगा? ओह माय गॉड, ये वाकई ही में मुझे सोचना पड़ेगा कि वो किसको चूज करेगा। मैंने कहा था कि आपको बताने में, आपसे मैं बदले लूंगी, मैंने ये बात कही थी पहले भी। यार ये तो बड़ी बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। अगर हम हेरल्ड की बात करें तो ओके, सो एज राइटर आपने हमें इतना मुश्किल स्क्रिप्ट और इतनी सारी डायलॉग्स देख के बड़ा तंग किया ना, अभी हम बताएंगे आपको। तो ओके फाइन तो आज से कि एमिली के साथ हेरल्ड की जो अटैचमेंट है वो इवन क्लैशेस और आर्ग्यूमेंट्स और रिजेंटमेंट के होने के बावजूद बहुत ज़्यादा है, बिकॉज मैक्स के जाने के बाद जो पूरे 15 साल हेरल्ड के लिए सब कुछ एमिली ही थी और उसके पास कोई भी नहीं था। एक उसके पास यू मीन टू से कि 15 साल के बाद सब कुछ सिर्फ एमिली नहीं रही? या आई वुड से दैट। मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, लेकिन पहले मुझे थोड़ा पास्ट का तो एनालिसिस करने देना। तो पास्ट में तो सब कुछ एमिली थी, बिकॉज वही वाली चीज़ है कि हेरल्ड के पास और कुछ नहीं था। लेकिन जब वो आगे यूनिवर्सिटी में आया तो उसे मैल्कम मिला, उसे जेनिफर मिली, उसे बाकी उसके फ्रेंड्स मिले, तो कहीं ना कहीं जो उसका एक लोनलीनेस का वॉइड था वो भर गया। और क्योंकि इतने टाइम बाद उसे लोग मिले थे तो उसकी उन सबसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई, स्पेशली मैल्कम और जेनिफर से, बिकॉज मैल्कम ने डे 1 से उसे सपोर्ट किया और जेनिफर ठीक है उसने उसे अनॉय बहुत किया, लेकिन डे 1 से चाहे क्वेश्चंस के रूप में या चाहे सपोर्ट के रूप में वो उसके साथ हमेशा थी। तो कहीं ना कहीं अटैचमेंट हो गई। ज़ाहिर है हर कदम पे वो बंदी उसके साथ है, फिर चाहे वो उसके सामने क्वेश्चंस के रूप में खड़ी हो या उसके साथ सपोर्ट में खड़ी हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उसके मन में थी कि यार ये बंदी मेरे साथ है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटस है इसका मेरी लाइफ में। तो बट स्टिल बात क्योंकि चॉइस की आ जाती है तो आई वुड से कि हेरल्ड एमिली को चूज़ करता, बिकॉज उनका जो आपस में स्पेंड किया हुआ टाइम है उसकी ड्यूरेशन जेनिफर के टाइम से बहुत ज़्यादा है। जेनिफर के साथ जस्ट उसका 1 साल का रिलेशन रहा है, लेकिन एमिली के साथ उसका 20 ईयर्स का, जब से ही वॉज बॉर्न तब से वो एमिली के साथ है। तो आज से अगर उसके पास चॉइस होती तो उसे ये चीज़ तोड़ देती, जिस तरीके से एमिली की डेथ ने उसे पूरी तरीके से एक ब्रेकडाउन में भेज दिया था, लेकिन फिर भी ही वुड हैव चोजन एमिली। राइट, व्हाट डू यू थिंक कि एंथनी की डेथ हेरल्ड को बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब करती है, या फिर क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा टाइम से जानता नहीं था, उसको इतना ज़्यादा पता नहीं था, उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया था, तो हेरल्ड इस चीज़ से बहुत जल्दी बाहर निकल आता है, वो उसको डिप्रेस्ड नहीं करती? नहीं, आज से कि एंथनी की डेथ हेरल्ड के लिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। इवन कहीं ना कहीं शायद एमिली की डेथ पर भी उसका मार्जिन हो, इसलिए नहीं कि उसकी फीलिंग्स एंथनी के लिए ज़्यादा हैं या वो एंथनी को बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज एंथनी के साथ उसने वही बात है बहुत कम टाइम स्पेंड किया। लेकिन एंथनी की जो मौत है वो हेरल्ड की आंखें खोल देती है। ये वही वाली बात जो मैंने ऊपर की थी कि दुनिया किस कदर जालिम है और किस कदर सेल्फिश है, हेरल्ड को पहले नहीं पता होता। और मर्क्यूरियस जब एंथनी पर गोली चलाता है तो वो जो गोली होती है वो छोटी सी गोली सीधा हेरल्ड के दिल में उतरती है और हेरल्ड को इस चीज़ से इंट्रोड्यूस करवा देती है कि भाई दुनिया भी कोई चीज़ है, हर कोई तुम्हारी तरह हैप्पी गो लकी नहीं होगा और दुनिया में बड़ी जालिमाना चीज़ें होती हैं। हेरल्ड के लिए ये बड़ा एक आई ओपनिंग सीन होता है और हेरल्ड बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर डिस्ट्रेस भी हो जाता है। फिर एक एलिमेंट ये भी होता है कि हेरल्ड ने इससे पहले कभी किसी को मरते हुए नहीं देखा होता, क्योंकि हेरल्ड का खुद का भी जो सुपर हीरो वाला टाइम है उसमें वो लोगों को बेहोश करता है, कभी भी किसी को किल नहीं करता। तो भले ही वो ये वाली बात कर रहा होता है कि मैं मर्क्यूरियस को मारूंगा, लेकिन पहली बार वो किसी को मरते हुए देखता है। तो जब इंसान ऐसी किसी चीज़ से गुजरता है तो वो हमेशा के लिए बदल जाता है, क्योंकि किसी की मौत कोई छोटी चीज़ नहीं है। जब इंसान एक बार किसी को मरा हुआ भी देख लेता है ना तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और हेरल्ड तो मरा हुआ भी क्या, हेरल्ड किसी को मरते हुए देखता है
और अपने सामने मरते हुए देखता है और उसे ये भी पता होता है कि मेरे पास ताकत थी, अगर मैं मर्क्यूरियस की बात ना सुनता और पहले ही उस पर अटैक कर लेता तो शायद मैं उस गोली को भी रोक सकता था। तो कहीं ना कहीं वो खुद को ब्लेम भी कर रहा होता है और ये चीज़ उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है। ओके, सीजन 1 में जो फर्स्ट टाइम हेरल्ड पे साइड इफेक्ट्स का अटैक होता है और मैल्कम को काफ़ी सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है, तो हेरल्ड उस पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता है। वो एक बार भी नहीं सोचता कि ये एजेंट हो सकता है किसी भी, ठीक है उस टाइम पे उसको मर्क्यूरियस का इतना आइडिया नहीं होता, लेकिन फिर भी किसी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड हो सकता है, किसी भी डर्टी वर्क में इन्वॉल्व हो सकता है। तो जब मैल्कम ये सुपर हीरो वाला आइडिया देता है, उसको भी हेरल्ड बहुत जल्दी मान लेता है और उस पर वर्किंग स्टार्ट कर देता है। व्हाट डू यू थिंक, इतनी जल्दी ट्रस्ट करने के पीछे क्या रीज़न था? आज से कि मैल्कम हेरल्ड को वो प्रोवाइड कर देता है जो उसे हमेशा से चाहिए होता है, फ्रेंडशिप, कंपेनियनशिप और सबसे बड़ी चीज़ अंडरस्टैंडिंग। मैल्कम काफ़ी हद तक उसे अंडरस्टैंड करता है, तो क्योंकि हेरल्ड को डे 1 से यही चीज़ चाहिए होती है, तो हेरल्ड इस चीज़ पर क्वेश्चंस नहीं करता कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है। हेरल्ड को कहीं ना कहीं खौफ होता है कि अगर मैं ज़्यादा क्वेश्चंस करूँगा तो कहीं ये चीज़ मुझसे छिन ना जाए, तो जो चल रहा है उसे वैसे चलने दो, मुझे तो जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, तो फिर मैं क्वेश्चंस क्यों करूँ, जो है वो अब अच्छा है और मुझे अंडरस्टैंडिंग भी मिल गई है, तो मैं उस पर क्वेश्चंस क्यों करूँ। तो इसलिए वो मैल्कम की बात भी मान लेता है और मैल्कम अक्सर केसेस में उस पर हुक्म भी चलाता है, तो वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता, बिकॉज उसे वो मिल रहा होता है जो उसे चाहिए था। उसका एक दोस्त बन गया और एक ऐसा दोस्त जो कि उसे अंडरस्टैंड भी करता है और उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज होने के बाद भी उसके साथ है, उसे सपोर्ट करता है। तो इसलिए हेरल्ड इन सारी चीज़ों को नहीं सोचता कि किसी का एजेंट हो सकता है या किसी के डर्टी वर्क में इन्वॉल्व हो सकती है, इवन किसी हद तक उसे यूज़ कर सकता है, इसलिए वो ये सारी चीज़ें नहीं सोचता। किसी सीन के बारे में आपको ऐसा लगा हो कि राइटिंग में कहीं ना कहीं चेंजेस होनी चाहिए थी? बेसिकली मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता है कि मैं जब कोई चीज़ बनाता हूँ तो उसके 2-3 हफ्ते तक तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही होती है, लेकिन 3-4 महीने बाद जब मैं उसे देखता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे उसमें एक इमेच्योरिटी दिखती है। यही चीज़ मेरी राइटिंग के साथ है। काफ़ी जगहों पर मैं काफ़ी सैटिस्फाइड हूँ अपनी राइटिंग से, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो डायलॉग्स की मैच्योरिटी है, जो ग्रोथ है, वो कुछ सिचुएशंस में लैकिंग रह गई है, उससे मैं और इम्प्रूव कर सकता था। लेकिन वही बात है कि हम टाइम के साथ साथ इम्प्रूव करते हैं। आज जो मेरी स्किल है, आज से 1 साल बाद ऑब्वियसली मेरी स्किल ज़्यादा होगी, और आज से 1 साल बाद अगर मुझसे कोई ये क्वेश्चन पूछेगा तो जो आज मैं काम कर रहा हूँ या जो आज मैंने काम कर लिया है उसे मैं क्रिटिसाइज़ करूँगा या उससे मैं इमेच्योर कहूँगा। तो ये चीज़ें तो टाइम के साथ साथ चलती रहती हैं, बट या काफ़ी केसेस में मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं बाद में उन चीज़ों को थोड़ा सा ग्रोथ वाइज लैकिंग कंसिडर करता हूँ। कोई एक पर्टिकुलर सीन या कोई एक पर्टिकुलर एपिसोड? आज से कि जहाँ जहाँ हेरल्ड का नर्वस वाला पार्ट दिखाया गया कि हेरल्ड बहुत नर्वस हो रहा है, हेरल्ड झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, वो थोड़ा सा और रियलिस्टिक हो सकता था। वो थोड़ा सा मुझे इतना मैं उससे इतना सैटिस्फाइड हूँ, कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा ओवर या कहीं ना कहीं वो मुझे थोड़ा सा लैकिंग, एक बैलेंस नहीं है उन चीज़ों में। और एक्टिंग वाइज? एक्टिंग वाइज तो आई वुड से कि उसमें मैं इतना अच्छा एनालिसिस नहीं कर सकता। ये चीज़ मैं अपने ऑडियंस और अपने स्टाफ मेंबर्स या अपने लिसनर्स पर छोड़ देता हूँ कि वो मेरी एक्टिंग का एनालिसिस करें, क्योंकि एक्टिंग मेरी फर्स्ट टाइम थी तो उसमें मुझे बिल्कुल ज़ीरो एक्सपीरियंस था। तो इस चीज़ का मैं इतना एनालिसिस नहीं कर सकता कि कहाँ पे इमेच्योरिटी है या कहाँ पे ग्रोथ की लैकिंग है या कहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम है या कहाँ पर सैटिस्फाइंग काम है या कहाँ पर बैलेंस है। इस चीज़ का एनालिसिस मैं नहीं कर सकता। मे बी 2-3 प्रोजेक्ट्स में मैं काम कर लूँ और फिर कभी ये क्वेश्चन आंसर करने का मौका मिले तो मैं इस पर कुछ कह दूँ, लेकिन फ़िलहाल इसमें मैं इतना कुछ नहीं कह सकता अपने ओन लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से। अनदर सिचुएशन, अगर जेनिफर या मैल्कम में से कोई मर्क्यूरियस का एजेंट होता तो हेरल्ड क्या करता? Another tricky question. I think अगर जेनिफर उसकी एजेंट होती तो फिर तो जिस दिन पर्सियस ने हेरल्ड को बिट्रे किया था उससे पहले वाली रात पर ही हेरल्ड बिट्रे हो गया होता, और आई थिंक उसी वक्त हेरल्ड टूट जाता। फिर आई थिंक वो, मेरा ख्याल से वो जेनिफर से फाइट बैक भी नहीं करता। अगर जेनिफर वो नीडल उसमें इंजेक्ट करती तो हेरल्ड शायद इतना टूट जाता कि वो उसे बोलता, भाई तुमने ये ब्लड ले लिया तुम ऐसा करो और भी ले लो, या मुझे खुद ही मर्क्यूरियस के पास ले जाओ, मुझे अब और कुछ चाहिए ही नहीं, मार दो मुझे। वो पावर्स लेके क्या मुझे मारेगा, मैं अभी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, उससे कहो मुझे अभी मार दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी से, ये मेरी ट्रेजेडीज़ की लिमिट है, इससे ज़्यादा मैं नहीं सह सकता। और अगर मैल्कम उससे
पता चलता कि मर्क्यूरियस का एजेंट है, तब भी उसका रिएक्शन काफ़ी स्ट्रांग होता। इतना नहीं होता क्योंकि जेनिफर के साथ उसकी फीलिंग्स भी हैं और मैल्कम के साथ उसकी सिर्फ फ्रेंडशिप है, लेकिन तब उसे थोड़ी ये वरी होती है कि भाई इस बंदे को मेरे बारे में सब कुछ पता है, मेरी स्ट्रेंथ्स, मेरी वीकनेसेस, हर चीज़ का इसको आइडिया है। और आई थिंक अगर मैल्कम मर्क्यूरियस के साथ होता, हेरिल्ड कभी जीत नहीं पाता। फिर वही होता कि स्टोरी की एंडिंग या तो हेरिल्ड की मौत से होती या पैसिफिकस के टेक ओवर से हेरिल्ड शायद कहीं भाग जाता, या हेरिल्ड मतलब एक अच्छी एंडिंग नहीं होती। सब कुछ जो अभी हुआ वो ना हो पाता और जो हेरिल्ड है या जो जस्टिन है या जो पैसिफिकस के लोग हैं वो पूरी तरह हार जाते। अनदर सिचुएशन, अगर हेरिल्ड जेनिफर को असैसिनेशन अटेम्प्ट से ना बचा पाता, फिर वो क्या करता? इतनी सारी सिचुएशंस। ओके, सो आई थिंक अगर वो उसे ना बचा पाता तो फिर वो किसी डिवाइस का वेट नहीं करता, किसी हैंडकफ्स का वेट नहीं करता। वो बड़े गुस्से में, बड़े एग्रेशन के साथ मर्क्यूरियस पे एक ऑल आउट अटैक कर देता और आई थिंक उसमें वो मर भी जाता, बिकॉज मर्क्यूरियस की पावर्स ऑब्वियसली उस वक्त उससे बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, मर्क्यूरियस की पावर्स उसके कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं मर्क्यूरियस उसे हरा देता। शायद मर्क्यूरियस को वो थोड़ा सा इंजर्ड कर देता, या हो सकता है दोनों ही मर जाते। मर्क्यूरियस का लैक ऑफ कंट्रोल शायद उसे महंगा पड़ जाता और हेरिल्ड अपने गुस्से में शायद अपनी और पावर्स को एक्सेस कर पाता। लेकिन आई वुड से कि अगर जेनिफर को वो ना बचा पाता तो फिर वो खुद भी ना बच पाता। ओके, यानी कि एमिली की डेथ उसको इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं करती, जो चीज़ हमने देखी, लेकिन जेनिफर की डेथ उसे इतना ज़्यादा एग्रेसिव कर देती कि वो बगैर कुछ सोचे समझे मर्क्यूरियस पे अटैक करने चला जाता। बेसिकली दोनों की डेथ्स में डिफरेंस है। एमिली की डेथ ऐसी है कि वो उसे पूरी तरीके से तोड़ रही है, उसके बाद हेरिल्ड कुछ करना ही नहीं चाहता। उसे कुछ परवाह ही नहीं है कि चाहे पैसिफिकस के लोग मर जाएं, चाहे मैं मर जाऊं, चाहे जेनिफर मर जाए, कोई भी मर जाए, मुझे कुछ नहीं पड़ी है, बस मैं मरना चाहता हूँ। बिकॉज हेरिल्ड एपिसोड में भी यही बोलते हैं कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मर जाना चाहता हूँ, आने दो मर्क्यूरियस को, मार दे वो मुझे। लेकिन जेनिफर की डेथ के बाद वो अग्रेसिव हो रहा है, वो गुस्से में आ रहा है, तो इट मीन्स कि कम से कम बदला लेने का उसके पास फिर भी भूत सवार है। तो आई वुड से कि एमिली की डेथ उसके लिए ज़्यादा ट्रैजिक है, क्योंकि तब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, ना गुस्सा, ना प्यार, ना कोई और चीज़, कुछ है ही नहीं। ही इज़ जस्ट अ शेल, कुछ बचा नहीं है उसके पास, कुछ भी नहीं है। लेकिन जेनिफर की डेथ के बाद उसके पास एटलीस्ट एग्रेशन तो है ना। तो आई वुड से कि फिर भी एमिली की डेथ ज़्यादा ट्रैजिक है। जेनिफर की डेथ उसकी नफरत को बढ़ा रही है, लेकिन एमिली की डेथ उससे सब कुछ ले रही है। एलिमेंटल स्टूडियोज का चैनल टर्मिनेट हुआ, उसके बाद किस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड की कि आप दोबारा खड़े हों, एक दफ़ा फिर से हर चीज़ को अपलोड करना स्टार्ट करें, चैनल क्रिएट करें? क्योंकि उस टाइम पे हम ये सब चीज़ें छोड़ भी सकते थे। बहुत सारे वॉइस एक्टर्स, वॉइस एक्ट्रेसेस थी जो कि डिमोटिवेट हो गए थे। स्टाफ में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है। तो सबको मोटिवेट करना, एक दफ़ा फिर से एक ऐसी चीज़ जो कि इतनी आगे बढ़ चुकी हो, इतने व्यूज़ मिल चुके हों, तो दोबारा से कंटिन्यू करना कैसा रहा? बेसिकली चैनल का जो टर्मिनेशन था ना, आज से कि इट वॉज अ ब्लो टू माई हार्ट, बिकॉज मैंने इस चैनल को इतना कुछ दिया है जो मैं इस चैनल को दे सकता था ना। आई हैव गिवन ईच एंड एवरीथिंग। मैंने इसे अपना टाइम दिया है, मैंने इसे अपनी एफर्ट दिया है, मैंने इसे अपना मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन दिया है। जो चीज़ें मैं इसे दे सकता था, क्रिएटिविटी से लेकर मोटिवेशन तक, मैंने इस चैनल को दिया। और जब ये टर्मिनेट हुआ तो मुझे लिटरली ऐसा लगा कि मेरा कोई अपना मुझे छोड़ के चला गया। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया था, और जैसे हेरिल्ड का एमिली की डेथ पर हो गया था कि अब मैंने सब कुछ छोड़ देना है। मैं कम से कम उस स्टेज पर तो नहीं था कि मैं मर जाऊँ या ऐसा कुछ, बट क्रिएटिविटी के मामले में या प्रोडक्टिविटी के मामले में या कोई भी प्रोजेक्ट करने के मामले में मैंने घुटने टेक दिए थे। मैंने कह दिया था कि नहीं, अब मुझे कुछ नहीं करना है और आई एम डन, आई गिव अप। अब कुछ नहीं होगा, कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा। मैं एक नॉर्मल बंदे की तरह, एक नॉर्मल यंग मैन की तरह, कि बस यूनिवर्सिटी जाऊँगा, वापस आऊँगा, फ़न करूँगा, दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला करूँगा, खाऊँगा पीऊँगा, ऐश करूँगा, दैट्स इट। कोई प्रोडक्टिव काम मुझे करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस वक्त मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था। अक्सर केसेस में ऐसा होता है कि मैं अपने फ्रेंड्स के पीछे पड़ा होता हूँ कि भाई काम करो, तुम लोग काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तुम लोगों की ऐसी की जैसी, ये क्या मजाक हो रहा है, काम करो चलो। तो मैं उन पे बिल्कुल डंडे के ज़ोर पे लगा हुआ होता हूँ कि नहीं, तुम लोगों को काम करना है। लेकिन उस वक्त मेरे फ्रेंड्स ने मुझे मोटिवेट किया, मुझे ये तक कहा कि
ये टर्मिनेट हो गया तो क्या हुआ, तुम दोबारा स्टार्ट करो, हम फिर से तुम्हारे साथ काम करेंगे, और अगर वो भी टर्मिनेट हो गया और तुम फिर भी कहोगे, हम तो भी तुम्हारे साथ काम करेंगे, और कोई और प्रोजेक्ट हो कभी भी कहीं भी हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारा सिर्फ कॉल देने की देर है कि काम करना है, हम सब दोबारा काम पे लग जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं, तुम बस बोल के तो देखो। तो वो चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी थी, इट वॉज सच अ स्वीट जेस्चर कि मैं उस वक्त इमोशनल हो गया था। मैंने कहा यार मैं बहुत ज़्यादा किस्मत वाला हूँ, खुदा की बहुत मेहरबानी है मुझ पर कि मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले हैं कि इतना सब होने के बाद भी, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने तो काम किया था लेकिन बहुत ज़्यादा काम उन्होंने भी किया था और ऑब्वियसली उनको भी हर्ट हो रहा था, लेकिन उस वक्त उनको अपने हर्ट की या अपनी खोई हुई एफर्ट की परवाह नहीं थी। उस वक्त सिर्फ उन्हें इस चीज़ की परवाह थी कि ये जो हमारा दोस्त है जिसने हमें इतने टाइम तक लीड किया, इसको हमने हारने नहीं देना, इसको हमने घुटने नहीं टेकने देना, इसको हमने दोबारा से इसके पाँवों पे खड़ा करना है और जो हो जाए खड़ा करना है। और उसके लिए उन्होंने गिव अप नहीं किया। बाद में भी जब एक बार मैं डिसाइड हो गया कि ठीक है काम करना है, तभी मैं थोड़ा हेजिटेंट था, लेकिन तभी उन्होंने मुझे बिलीव कराया कि नहीं, काम हम करेंगे, तुम टेंशन नहीं लो, हम सब कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुमने जस्ट हार नहीं माननी। तो मैं इस चीज़ के लिए अपने फ्रेंड्स, अपने स्टाफ मेंबर्स से बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, और उस वक्त वो मेरी ताकत बने थे। और आई वुड से कि अगर मेरे फ्रेंड्स ना होते तो मैं अभी कहीं भी नहीं होता, मैं कुछ भी नहीं होता। तो मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। What do you think? हेरल्ड को नॉर्मल वर्ल्ड से दूर रखना एमिली की मिस्टेक थी या उसने ठीक किया? I think it was a mistake, क्योंकि स्टार्टिंग से उसने हेरल्ड को नॉर्मल वर्ल्ड से दूर रखा और फिर वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो उनके साथ जाकर नॉर्मल हो जाए। एक बंदे को जिसे ये पता ही नहीं है कि नॉर्मल होना किसको कहते हैं, उससे आप एक्सपेक्ट करो कि वो नॉर्मल हो जाएगा, तो ये तो सही नहीं है ना। अगर वो स्टार्टिंग से ही उसे नॉर्मल लोगों के दरमियान रखती और डे वन से उसे ट्रेन करती कि नहीं ये नॉर्मल लोग हैं और तुम नॉर्मल नहीं हो, लेकिन फिर भी यू हैव टू प्रिटेंड टू बी नॉर्मल, तो शायद काफ़ी हद तक वो उसकी बात मान लेता और इतने सारे क्लैशेस ना होते। लेकिन उसने स्टार्टिंग में कुछ और किया, वो उसे एक टाउन में रह गई, वहाँ के लोग भी बिल्कुल शेल्टर्ड और अनएजुकेटेड टाइप थे, फिर बिल्कुल अब्रप्टली वो उसे एक सिटी में ले आई जहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट कल्चर था। तो वो बेचारा कैसे एडजस्ट करता। इवन एक नॉर्मल सिचुएशन में भी हम पूरी लाइफ एक बंदे को किसी अलग सिचुएशन में रखें और अचानक से उसे किसी और सिचुएशन में डाल दें और कहें कि नहीं अब तुमने इसमें ऐसे करना है, तो वो ये सोचेगा कि यार मैंने कभी ये चीज़ की नहीं है, मुझे पता ही नहीं है ये चीज़ कैसे होती है, तो मैं ये कैसे करूँगा। तो आज से कि ये एमिली की मिस्टेक थी। लेकिन एमिली ऐसा करने पे मजबूर हुई, आप इससे तो अग्री करेंगे? नहीं, मैं इससे एग्री करूँगा, लेकिन एमिली ये कर सकती थी कि क्योंकि वो एक टाउन में भी तो उसे लेकर गई थी ना, तो कहीं और भी उसे ले जाती है, फेक आइडेंटिटी रजिस्टर करवा लेती, कुछ भी कर लेती, थोड़ा सा रिस्क होता, लेकिन उसके बच्चे की जो ज़िंदगी थी वो थोड़ी और अच्छी गुजर जाती, उसकी ज़िंदगी में जो थोड़ी खुशी थी वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती। तो आज से कि ये एमिली की तरफ से एक छोटी सी मिस्टेक थी। ठीक है वो मजबूर थी, लेकिन शी कुड हैव डन बेटर एंड शी शुड हैव डन बेटर। एक बड़ा फनी सा सीन होता है जिसमें आर्थर कहता है कि वो फैंटम है, तब हेरल्ड की क्या थॉट्स होती हैं? अच्छा कि हेरल्ड के जहन में ये चल रहा था कि अच्छा भाई तू सुपर हीरो है, चल ठीक है, मिल मुझे किसी डार्क एली में रात के टाइम पर, मैं तुझे बताता हूँ कौन है सुपर हीरो, कहीं पड़ा हुआ मिलेगा। तो बिकॉज ऑब्वियसली आर्थर कुछ भी नहीं था और वो जस्ट ब्रैगिंग कर रहा था, तो हेरल्ड के जहन में ये चीज़ आई होगी कि मैं इतना पावरफुल सुपर हीरो हूँ और ये बंदा जिसको कुछ भी नहीं पता पावर से रिलेटेड, ये मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ करते हैं इसके साथ, थोड़ा ऐसे डराते हैं, थोड़ा ऐसे मतलब यू नो अपने लेवल पे लाते हैं कि यार भाई तुम अपनी बातें देखो और अपने काम देखो और अपना लेवल देखो, सुपर हीरो का काम सुपर हीरो पे छोड़ दो और तुम अपना काम करो। लेकिन उसने ऐसा कुछ किया नहीं। उसने ऐसा क्यों नहीं किया? वही वाली बात कि वो बहुत ज़्यादा उस वक्त प्योर था और एथिकली वो बड़ा अच्छा बच्चा टाइप था, तो उसे यही हुआ होगा कि यार नहीं बुरी बात है, ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए, अगर वो कह भी रहा है तो मुझे क्या है, कौन सा उसके कहने से मैं हो जाऊँगा, ये सारी चीज़ें उसके जहन में आ गई होंगी, तो उसने कुछ नहीं किया होगा। लेकिन आई थिंक अगर सीजन 2 में ऐसा कुछ होता तो हेरल्ड कुछ कर देता। डोंट यू थिंक कि पूरी वेब सीरीज में कहीं ना कहीं कॉमेडी के सीन्स की थोड़ी सी कमी है, तो थोड़े ज़्यादा होने चाहिए थे कॉमेडी वाले सीन्स, क्योंकि जहाँ एक्शन सीन्स होते हैं वहाँ कॉमेडी अच्छी लगती है अगर ज़्यादा हो तो। आई थिंक एक्शन सीन जितने भी हैं वो ज़्यादातर तो हेरल्ड के हैं, और सिचुएशन ही ऐसी है कि उसमें कोई कॉमेडी हो नहीं सकती क्योंकि हेरल्ड के साथ भी कोई नहीं है। या तो ना अगर हेरल्ड किसी और को भी सुपर हीरो बनने की ट्रेनिंग दे रहा होता, या फिर मैल्कम के लैब में जो लोग हैं वो डे वन से ही अगर वो सब होते, तो फिर थोड़ी
बातों में भी कॉमेडी हो जाती और वो सारी चीज़ें हो सकती थी, सार्काज़म और वो सारी चीज़ें। हेरल्ड एक बिल्कुल सोलो रनर है, सब कुछ वो अकेला कर रहा है, तो वहाँ पे कॉमेडी का मेरे हिसाब से कोई इतना चांस है नहीं, बिकॉज़ वो कॉमेडी करेगा भी तो किसके साथ? जो ज़ाहिर है उसके एनिमीज़ हैं उनके साथ तो वो कॉमेडी करेगा नहीं, और वो भी ज़ाहिर है क्योंकि प्रॉपर एक क्राइम लॉर्ड के लोग हैं, तो वो भी ऐसे बेवकूफ़ तो होंगे नहीं जो उसके साथ वो कॉमेडी करें। तो ये वाली चीज़ है। Not specifically in action scenes, but overall यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स में होती है कॉमेडी, लेकिन थोड़ी ज़्यादा हो सकती थी। What do you think? या मॉम के साथ कोई ना कोई उसका ऐसा सीन, क्योंकि मॉम के साथ, उसके एमिली के साथ जितने भी सीन्स हैं ना, ज़्यादातर आर्गुमेंटेटिव हैं या सीरियस डिस्कशन है। वो कहीं ना कहीं इस चीज़ की मुझे पर्सनली थोड़ी सी कमी लगती है कि उसकी मॉम के साथ भी कुछ उसके पॉजिटिव नोट्स पे सीन्स दिखाए जाने चाहिए थे, थोड़े कम थे, थोड़े ज़्यादा होने चाहिए थे। बेसिकली सीन्स तो काफ़ी सारे दिखाए जा सकते थे, बहुत सी चीज़ों में एज अ राइटर मैं काफ़ी चीज़ें दिखाना चाहता था, लेकिन एक स्टोरी को जब आप लिख रहे होते हो तो आपको हर चीज़ का ख्याल रखना होता है, स्पेशली इस चीज़ का कि वो चीज़ ड्रैगिंग ना बन जाए, और एपिसोड्स पहले ही बहुत ज़्यादा हो गई थी और कुछ की तो लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो अगर हम और चीज़ें इंक्रीज़ करते तो वो भी फिर हमें देखना पड़ता उस चीज़ को। और फिर कुछ ये भी था कि हर बंदे से कॉमेडी नहीं हो सकती है, मैं अगर एक्टिंग की बात करूँ तो फिर ये भी देखना पड़ता कि क्या ये बंदा कॉमेडी कर लेगा, और अगर वो बंदा नहीं कर पाता तो फिर उस पूरे सीन को मॉडिफाई कराना पड़ता, बिकॉज सबका फर्स्ट टाइम था तो इस चीज़ की कोई प्रैक्टिस भी नहीं थी। तो ये वाली चीज़ भी कहीं ना कहीं थी मेरे जहन में कि हर बंदा कॉमेडी नहीं कर पाएगा, या हर बंदा इवन वो भी नहीं कर पाएगा जो मुझसे करवाना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा मुझे इस चीज़ को इसलिए भी लिमिटेड रखना पड़ा। अगर ऐसा ना होता, मुझे ऐसा लगता कि जिसे मैं जो दूंगा स्पेसिफिकली वही बंदा वो चीज़ कर लेगा, क्योंकि मैं भी ज़ाहिर है सबको जानता तो था नहीं, मुझे नहीं पता कि किसकी कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ पर भी थोड़ा सा हेजिटेंट था, इसलिए मैंने इस चीज़ को लिमिटेड रखा। ऑलराइट, कौन सा ऐसा सीन था जिसकी रिकॉर्डिंग आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल थी, जिसमें आपको बहुत एफर्ट्स देनी पड़ी? आज से कि वो वाली एपिसोड जिसमें हेरल ने मर्क्यूरी से बहुत ज़्यादा मार खाई थी और उसके बाद वो बिल्कुल मरने वाली कंडीशन पे आ गया था और सबको लगा था कि बस अब हेरल गया, बिकॉज उसमें एक तो फाइट का काफ़ी ज़्यादा है और उसमें उस टाइप के ग्रंट्स देने हैं और चीखना चिल्लाना है, और ऑब्वियसली मेरा जो बोलने का भी स्टाइल है वो उस टाइप का नहीं है कि मैं ज़्यादा अग्रेसिवली बोलता हूँ, एटलीस्ट हेरल्ड के रोल में, क्योंकि वो उस टाइप का रोल इतना है नहीं। तो थोड़ा सा उस कैरेक्टर को उस डायरेक्शन में लेकर जाना, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, कभी गुस्से में, कभी दर्द से और कभी बिल्कुल बेचारगी में, बिकॉज इतनी तकलीफ़ हो रही है कि आप और कुछ कर नहीं पा रहे हो, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। और इसके अलावा जो एमिली की जिस एपिसोड में डेथ हुई थी उसके बाद वाली जो एपिसोड थी उसमें जो हेरल्ड बहुत ज़्यादा रो रहा है और बहुत तड़प कर वो कह रहा है कि मैं मर जाना चाहता हूँ और मुझे अब किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और साथ ही साथ वो रो रहा है, साथ ही साथ वो चीख रहा है। वो एक तो वो बहुत लाउड था क्योंकि वो टाइम भी रात का था, तो आई वॉज अफ्रेड कि भाई कोई लोग उठ कर ना आ जाएं कि भाई इसको क्या हो गया। वैसे तो मुझे काफ़ी फ्रीडम है इस मामले में, मेरे घर वाले कुछ कहते नहीं हैं, बट क्योंकि वो सीन बहुत लाउड था तो आई वॉज जस्ट अफ्रेड कि कोई डिस्टर्ब ना हो, तो वो वाली चीज़ थी। फिर ये चीज़ थी कि वो सिंगल टेक में हो नहीं पा रहा था और मुझे बहुत ज़ोर से वहाँ स्क्रीम करना था, थोड़ा बहुत मेरे थ्रोट में भी पेन होने लग गया था, लेकिन बस जैसे जैसे मैंने उस सीन को निपटा लिया था। बट आई वुड से कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट वो वाला सीन था, और जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट एपिसोड थी वो वाली थी जिसमें हेरल मर्क्यूरी से मार खाता। ओके, और कभी ऐसा भी हुआ हो कि घर वालों ने कहा हो ये क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, और फैमिली डिस्टर्ब हुई हो बाकायदा, या सब एकदम थोड़े से वरीड हो गए हो कि ये इसको हो क्या गया है? एक्चुअली ऐसा नहीं है, बिकॉज मैं जब अपने फ्रेंड्स के साथ भी हैंग आउट कर रहा होता हूँ तो मैं बिल्कुल एक डिफरेंट बंदा होता हूँ, मैं बहुत ज़ोर से चीखना चिल्लाना भी कर रहा होता हूँ और काफ़ी फ़न कर रहा होता हूँ, तो आवाज़ें बाहर जा रही होती हैं, तो मेरी फैमिली को पता है कि इसका ये चीखना चिल्लाना लगा रहता है। फिर मैं सिंगिंग भी करता हूँ तो उसमें भी कभी कभी मुझे काफ़ी हाई नोट्स हिट करने होते हैं, उसका भी फैमिली को पता है। तो लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि उससे अगले दिन मेरी मदर ने मुझे कहा था कि भाई क्या हो गया था, इतना क्यों चिल्ला रहे थे, क्या किसी फ्रेंड से लड़ाई तो नहीं हो गई थी? तो आई सेड कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं जस्ट एक्ट कर रहा था। और हाँ, एक और मज़े की चीज़ ये हुई थी, मैं बेसिकली अपार्टमेंट्स में रहता हूँ, तो मेरा फर्स्ट फ्लोर है और मेरे ऊपर जो सेकंड फ्लोर पर रहते हैं, बेसिकली उन्होंने जब उस सीन के बाद मेरी मॉम से जब उनका इंटरेक्शन हुआ था तो उन्होंने कहा था कि भाई कुछ हो गया था क्या आपके घर में, बिकॉज आपका बेटा बहुत चीख रहा था, तो इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? तो उन्होंने फिर बताया था कि नहीं, ही वाज जस्ट वॉइस एक्टिंग। तो
फिर वो थोड़ा-सा मेरे लिए मॉडिफाइंग था कि यार मैं इतना सीख रहा था कि ऊपर तक आवाज़ चली गई। तो वो थोड़ा-सा एक एम्बैरेसिंग था, लेकिन अदरवाइज़ घर वालों की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब मेरा जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एज़ राइटर, एज़ डायरेक्टर एंड एज़ एक्टर, तीनों कैटेगरीज़ में मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि ओवरऑल आपको कौन-सी एपिसोड सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी? प्रोडक्शन किस एपिसोड की ओवरऑल सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी? और फिर अपना भी बताइएगा कि अपनी एक्टिंग किस एपिसोड या किस सीन में सबसे ज़्यादा अच्छी लगी आपको? अगर मैं एक्टिंग की बात करूँ तो सेकंड लास्ट एपिसोड मुझे सबसे अच्छी लगती है अपने एक्ट के एतबार से। और अगर मैं ओवरऑल प्रोडक्शन की बात करूँ तो लास्ट एपिसोड मुझे बहुत मज़े की लगती है। और अगर मैं डायरेक्टिंग की बात करूँ तो भी आई वुड से कि लास्ट एपिसोड वही सबसे डिफ़िकल्ट थी, लेकिन उसी में मैं सबसे ज़्यादा अचीवमेंट फ़ील करता हूँ। सो या अचीवमेंट इसलिए तो फ़ील नहीं करते कि थैंक गॉड सीरीज़ कंप्लीट हो गई। इसलिए भी करता हूँ बिकॉज़ काम बहुत ज़्यादा था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज़ बहुत कम थे व्हेन इट कम्स टू स्टाफ। तो काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ रही थी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो गया था कि भाई शुक्र है अब काम ख़त्म हो गया। और इस चीज़ से भी मैं खुश था कि बिकॉज़ मुझे उसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज़ सारे फाइट सीन्स थे तो आई वाज़ वरीड कि क्योंकि फाइट सीन्स में बेसिकली ये होता है कि स्पेशली साउंड डिज़ाइनिंग के मामले में ये होता है कि आपको कुछ सेकंड्स के अंदर 50-60 साउंड्स लगानी पड़ जाती हैं, बिकॉज़ उसमें पंचेस, किक्स, उनके वूशेस, गिरने की साउंड्स, ग्रंट्स के साउंड्स, फिर दोबारा उठने की साउंड, फिर दोबारा लड़ने की साउंड्स। तो ऐसा हो गया था कि एक-एक सीन पे बहुत मतलब 500-600 साउंड्स जा रहे थे। तो जो लास्ट पूरा प्रोजेक्ट बना था उसमें बहुत सारे साउंड्स यूज़ हुए थे। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट था, इट वाज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। तो मैं बड़ा रिलीफ़ में आ गया था जब वो सारा काम ख़त्म हो गया था, और अचीवमेंट भी फ़ील कर रहा था कि यार इतना अच्छा काम हो गया। इस वेब सीरीज़ को क्रिएट करने से पहले आपने कहीं पे वॉइस एक्टिंग की थी? इतने बड़े लेवल पर नहीं, ना ही कभी किसी चैनल पे। स्कूल में की थी, एक बार मैं कस्टम ऑफ़िसर बना था, उसमें मेरा मेन रोल ही था। और एक दफ़ा मैं एक कॉमेडी टाइप का प्ले था या स्किट कह रहे हैं उसे, छोटा-सा था। उसमें मैं एक सर्वेंट बना था, उसमें भी मज़े की बात है मेरा मेन रोल ही था। तो या इन 2 छोटे-छोटे स्किट्स में या प्लेज़ में यू कैन से कि मैंने एक्ट किया है, वरना किसी बड़े लेवल पर नहीं। तो ये दोनों ही स्टेज परफॉर्मेंसेस थी? या स्टेज परफॉर्मेंसेस थी। इनमें से एक मैंने अपनी फेयरवेल पार्टी में किया था, मतलब जब हम फेयरवेल पार्टी दे रहे थे अपने सीनियर्स को। और एक जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था तो हमारी उर्दू की टीचर थीं, उन्होंने हमें ये करवाया था। तो फिर हमने ये कुछ और टीचर्स और इवन प्रिंसिपल उन सबको गैदर किया था, कुछ स्टूडेंट्स थे, उन सबके सामने हमने परफॉर्म किया था। नेगेटिव रोल करने की अपॉर्चुनिटी मिले तो अवेल करेंगे? आज से कि मुझे कोई भी रोल मिलेगा तो मैं उससे अवेल करूँगा, बिकॉज़ मुझे वॉइस एक्टिंग का काफ़ी शौक है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि काफ़ी हद तक मुझे था कि मैं वॉइस एक्टिंग करूँ, इसलिए मैंने ये सीरीज़ बनाई। तो मुझे कोई भी रोल मिलेगा तो मैं करूँगा। जस्ट ये है, मेरी एक छोटी-सी सेल्फिश डिज़ायर ये है कि स्क्रीन टाइम मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए। भले मुझे मार पड़वा दो, मुझे सर्वेंट बना दो, मुझे कोई जोकर बना दो, कुछ भी बना दो, मुझे कोई नेगेटिव दे दो, पॉजिटिव दे दो, जो मर्ज़ी दे दो, बस स्क्रीन टाइम मुझे थोड़ा ज़्यादा दो। बाकी आई एम सैटिस्फाइड विद ईच एंड एवरी रोल, मुझे कोई मसला नहीं है। ओके। हेरेंट अपने पास्ट के बारे में जानने के बाद मर्क्यूरियस को सिर्फ अपनी ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए या उससे बदला लेने के लिए हराना चाहता है। डू यू थिंक उसकी ये इंटेंशंस ठीक थी? नहीं, नेवर। बिकॉज़ हेरल्ड उस टाइम पे अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को भूल जाता है कि किन चीज़ों पर वो इस पावर्स का इस्तेमाल करता है और किन उसूलों पर वो फैंटम बना है, वो उस सब को भूल जाता है और सिर्फ बदले की आग में वो तड़प रहा होता है, बदले की आग में वो जल रहा होता है। तो ये कहीं से भी सही नहीं है। और आई एम ग्लैड के बाद में एमिली उसे जब समझाती है तो थोड़ा बहुत उसकी समझ में आता है मर्क्यूरियस से पिटने के बाद। तब जब उसे समझ आ जाता है तो वो थोड़ा सा सही ट्रैक पर आ जाता है और फिर वो मर्क्यूरियस को नहीं मारता। बट आज से कि जो उसका पूरा सीज़न 2 में जो एक स्टेज चला है कि नहीं मुझे उसे मारना ही मारना है और वो मौत के सिवा कुछ डिज़र्व नहीं करता, और मारना भी है तो ऐसा भी नहीं कि कानून के हवाले कर दूँ। और क्योंकि जस्टिन से उसकी अच्छी खासी बनती है, तो अगर वो जस्टिन को कहता कि भाई इसको फांसी पे लटका दो, तो शायद वो थोड़ा सा सिफारिश वाला सीन है, कुछ ना कुछ हो जाता। लेकिन उसे वो भी नहीं करना है, उसे सीधा खुद ही मारना है, खुद उसे जज, जरी एंड एक्सिक्यूशनर बनना है। तो वो चीज़ सही नहीं है, बिकॉज जब आप कानून को अपने हाथ में लेने लगते हो और जब आप डिसाइड करने लगते हो कि सब कुछ आपकी अथॉरिटी और आपकी पावर से चलना चाहिए,
तब आप खुद भी करप्ट बनने लगते हो, और उस स्टेज से हर हाल में आपको बचना चाहिए। ओके, अब मैं आपके सामने कुछ नाम लूंगी और आपने इन लोगों के बारे में जस्ट इन अ सिंगल सेंटेंस अपने कमेंट्स देने हैं, ठीक है? आई थॉट आप कहेंगे सिंगल वर्ड, चले फिर भी थोड़ा सा मार्जिन मिल गया मुझे। नहीं सिंगल वर्ड नहीं, मुझे पता था सिंगल वर्ड मुश्किल हो जाएगा, मैंने इसलिए सेंटेंस रखा था, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं ना कैरेक्टर्स के जिनको मोर देन अ वर्ड कुछ कहने की नीड होती है, मतलब सिंगल वर्ड उनके लिए इनफ नहीं होता। ओके, नंबर 1 मर्क्यूरियस। बहुत मारा है यार तुमने, बहुत मारा है। एमिली। इतनी स्ट्रिक्टनेस अच्छी नहीं होती। जेनिफर। क्वेश्चंस के मामले में तुम्हें साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है। पर्सियस। बिट्रेयल एक्सपेक्ट नहीं की थी तुमसे। डायना। इतनी सेल्फिशनेस, सैड। क्लेयर डेविस। यू आर एक्सट्रीमली रिसोर्सफुल। विनय। डर लगता है भाई, डर लगता है। सौरभ। माई गो टू गाय फॉर एवरीथिंग, सब काम कर देता। प्रशांत। माई राइट हैंड मैन। फ्रैंकलिन एंड स्टीवन। सही गुंडा मवाली किया तुम लोगों ने। फैंटम। ही इज सो कूल। ओके, इन रियल लाइफ यू वांना बी? डेफिनेटली बना दो, कोई तो बना दो, प्लीज बना दो। इतने सारे कॉन्सिक्वेंसेस उसने फेस किए, उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि लाइफ का हर इवेंट आपको कुछ ना कुछ लर्न करने की इजाज़त देता है। आज से कि ऑब्वियसली इतनी सारी ट्रेजेडीज़ को तो मैं नहीं झेलना पसंद करूँगा, लेकिन वो जो चीज़ है ना उस बंदे में कि हेल्प करने की ताकत, और सबसे बड़ी चीज़ हेल्प करने की ताकत को छोड़कर जो उसमें एक ड्राइव है कि नहीं हर तरह से मुझे लोगों की हेल्प करनी ही करनी है, वो एथिक अगर मुझे मिल जाए ना तो पावर्स के बगैर भी मैं फैंटम बन जाऊँगा आई थिंक। अब मैं आपको एक सिचुएशन देने जा रही हूँ। फॉर सपोज कहीं से आपको एक ट्रिप की ऑफर आई है, आपको यूरोप का कोई टूर मिल रहा है या वर्ल्ड टूर कह लें, वर्ल्ड टूर आपको मिल जाता है, ठीक है। उसमें आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने साथ किसी भी एक इंसान को लेकर जा सकते हैं। आप किसको चूज करेंगे? और वो वेब सीरीज का कोई कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, रियल लाइफ में आपके फ्रेंड्स में से कोई ना कोई होना चाहिए। ओके, आई वाज गोना से माय मदर, लेकिन अब क्योंकि फ्रेंड्स की बात है तो लेट मी थिंक। नहीं ये तो बहुत सेफ है ना, इतना सेफ तो मैं आपको नहीं खेलने दूंगी। फ्रेंड्स में चूज करना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज सारे के सारे एक से बढ़कर एक हैं, और अगर किसी को भी मैं साथ देकर जाऊंगा तो मैं फंस भी बहुत बुरा जाऊंगा और मुझे मज़ा भी बहुत आएगा। तो और अगर किसी को नहीं लेकर जाएंगे तो तब भी फंसेंगे। एग्जैक्टली तो आज से कि मैं ये करूंगा कि मैं सबको बोलूंगा भाई तुम लोग एक लकी ड्रॉ बना लो और सबके नाम उसमें डाल दो चिट्स के थ्रू, और एक बंदा कोई विड्रॉ कर लो, जिसका नाम आ गया वो मेरे साथ चलो। बिकॉज मैं वो चॉइस मेक नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज हर बंदा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और हर बंदा मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनोइंग भी है, तो आई कैंट मेक दैट चॉइस ऑन माई ओन। मैं ये लकी ड्रॉ वाली चीज़ कर लूँगा। बहुत सेफ खेल गए हैं आप सच में, हालांकि मैंने अपनी तरफ से अच्छी खासी ट्रिकी सिचुएशन दी थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पब्लिक क्वेश्चंस। हम चूंकि अपने व्यूअर्स से, अपने ऑडियंस से भी ये कहते रहते हैं कि आप हम तक अपने क्वेश्चंस पहुंचाएं थ्रू योर कमेंट्स। सो हमें कुछ क्वेश्चंस मिले हैं इस वेब सीरीज के कुछ कैरेक्टर्स के थ्रू, हमारे कुछ स्टाफ मेंबर्स के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम सारे हान से कुछ पब्लिक क्वेश्चंस पूछने लगे हैं। अल्लाह खैर करे। फर्स्ट पे हमारे पास जेनिफर हैं। जेनिफर ब्लैकस्टोन ने यानी उम्ना अंजुम ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। जेनिफर का आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने इतना आउटस्टैंडिंग स्क्रिप्ट, इसकी राइटिंग कैसे मैनेज की और इंस्पिरेशन कहाँ से आई? ओके, सो अगर हम इंस्पिरेशन की बात करें तो वो चीज़ तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो आई डोंट थिंक देयर इज़ अ नीड टू डिस्कस इट वंस अगैन। बाकी अगर मैनेजिंग की बात करें तो बेसिकली मेरा रोज़ का स्केड्यूल होता था कि कम से कम 2 सीन्स तो मैं लिखूँ। अगर कोई छोटे सीन्स हैं तो फिर 3 भी हो जाते थे वो, वरना एवरेज के लिए 2, और अगर कोई बहुत ही बड़ा सीन है तो फिर वो 1 ही होता था मुझसे, फिर मैं थक जाता था। तो फिर मेरे पास ये वाला एज भी था कि मुझे मेरी यूनिवर्सिटी में अक्सर ब्रेक टाइम मिल जाता था, तो ब्रेक टाइम में मैं ये करता था, एटलीस्ट मुझे हाफ एन आवर मिलता था, तो उसमें मैं कम से कम एक सीन निपटाने की कोशिश कर लेता था ताकि घर में मैं आऊँ तो, क्योंकि प्रोडक्शन का भी काम होता था मेरे पास, वेब सीरीज़ की बाकी चीज़ों को भी देखना होता था, तो मैं चाहता था कि मेरे पास जितना काम राइटिंग का हो सकता है वो हो जाए। कभी ऐसा भी हो जाता था कि कोई क्लास डिले हो जाती थी या कोई टीचर नहीं आते थे, तो हमें 1-1.5 घंटा वहाँ पे भी सारे स्टूडेंट्स को मिल जाता था, तो मैं उस चीज़ को यूटिलाइज कर लेता था, तो मेरा काम हो जाता था। तो इस तरीके से मैं मैनेजिंग कर लेता था। ऑलराइट जेनिफर, आपका सेकंड क्वेश्चन डायना से रिलेटेड था कि अगर जेनिफर डायना के साथ हैंड्स जॉइन कर लेती और अगर वो किसी तरीके से हेरल्ड का ब्लड लेके डायना को दे देती, डायना की फेवर करती, उसको सपोर्ट करती, तो हेरल्ड क्या करता?
इस सिचुएशन का क्वेश्चन हम ऊपर पूछ चुके हैं जब हमने जेनिफर और मैल्कम वाला क्वेश्चन कंबाइन करके पूछा था ना, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन कवर हुआ है। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ये क्वेश्चन जेनिफर की तरफ से भी आया था। ऑलराइट, तो इसका आंसर तो मैं दे चुका हूँ, सो लेट्स मूव अहेड। मैं इस पे जस्ट एक और चीज़ ये ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने ऊपर कहा था कि वो उसे खुद कह देता कि अपना ब्लड उसे दे देता और कहता भाई तो मुझे मर्क्यूरियस के पास भी ले जाओ। लेकिन आई थिंक हेरिड उसे ये ज़रूर कहता कि ज़िंदगी में पहली बार मैंने इतना किसी पर ट्रस्ट किया था और इतना ज़्यादा किया था, और उसके बदले में ये बिट्रेयल मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। और शायद वो उसे ये भी कह देता कि मेरी जो तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं वो भी तुम्हें पता है, और उसके बाद भी अगर तुम्हारे लिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है, जबकि इतनी वैल्यू भी नहीं है कि तुम एक गलत चीज़ को भी होते हुए देख सकती हो, तो फिर तो शायद मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें मिसअंडरस्टैंड कर ली हैं। इतना ज़रूर कहता वो उससे। जेनिफर का आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमजा रेहान रियल लाइफ में किससे ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं, हेरल्ड से या जेनिफर से? जेनिफर की तरह ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं या फिर हेरल्ड की तरह क्वेश्चंस को अवॉइड करते हैं, उनके आंसर्स को अवॉइड करते हैं? अगर सिर्फ क्वेश्चंस की बात है तो फिर तो आज से कि मैं जेनिफर से रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि बाय नेचर मैं बहुत क्यूरियस हूँ। कौन सी चीज़ कब हुई, क्या हुई, कैसे हुई, किसने की, कब की और किसके लिए की, मुझे इन सब की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। यानी आप जेनिफर की तरह अनॉय करते हैं लोगों को अपने क्वेश्चन से? ये तो खैर लोग ही बता सकते हैं, बट या मैं क्वेश्चंस बहुत पूछने लग जाता हूँ, और स्पेशली आधी अधूरी बात तो मुझे बहुत ज़्यादा अनॉय कर देती है। अगर कहीं से मुझे कोई आधी अधूरी बात पता लग जाए और वो बंदा फिर बाकी की बात मुझे ना बताए, तो मेरी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वो चीज़ माइनर हो या मेजर हो, मुझे रात को नींद नहीं आएगी जब तक मुझे वो बात पता नहीं चलेगी, और मैं कंसिस्टेंटली सोचता रहूँगा कि यार क्या बात थी वो, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो इस मामले में तो अगर सिर्फ क्वेश्चंस की बात है तो फिर मैं जेनिफर से बहुत रिलेट कर सकता हूँ। हेरल्ड की तरह ऐसा नहीं हूँ मैं कि मैं क्वेश्चन से अनॉय हो जाऊँ या क्वेश्चंस ना करूँ। इस मामले में तो मैं बहुत क्वेश्चंस करता हूँ। जेनिफर का आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आप कोई और स्टोरी लिखें, कोई और स्टोरी राइट करें, तो आपके नेक्स्ट मेल और फीमेल जो लीड कैरेक्टर्स होंगे वो किस टाइप के होंगे, और इन कैरेक्टर्स से यानी हेरल्ड और जेनिफर के कैरेक्टर्स से उन कैरेक्टर्स में क्या क्या डिफरेंस होंगे और क्या क्या चीज़ें कॉमन होंगी? आई थिंक अगर मैं कोई अपना नेक्स्ट कैरेक्टर लिखूँगा लीड में, तो हेरल्ड से तो वो इस तरह से डिफरेंट होगा कि अभी फ़िलहाल मुझे कुछ सुपर हीरो टाइप नहीं बनाना, मैंने एक बना लिया। आई वांट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट। तो मेरे जहन में कुछ प्रोजेक्ट्स के आइडियाज़ भी हैं। मैं बेसिकली एक ऐसा कैरेक्टर बनाना चाहता हूँ जो ना थोड़ा रूड टाइप या थोड़ा एरोगेंट टाइप उस टाइप का हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस टाइप का भी हो कि थोड़ा रिस्पॉन्सिबल टाइप है, थोड़ा सेंसिबल टाइप है, थोड़ा डिसेंट टाइप, मतलब एक मिक्सचर कि वो रूड भी है और अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ भी समझता है, और कहीं ना कहीं वो थोड़ा इस टाइप का भी है कि अगर इफ वर्स कम्स टू वर्स तो वो कहीं ना कहीं हेल्प भी कर देता है लोगों की। उस टाइप का मैं कुछ चाहूँगा, एंटी हीरो टाइप। और अगर फीमेल लीड की मैं बात करूँ तो आज से कि ये वाला जो था ये कैरेक्टर तो थोड़ा सा अनोइंग था रीडर्स के लिए। तो अगर मैं कोई फीमेल कैरेक्टर लिखूँ तो आई थिंक शी शुड बी समथिंग लाइक अ लिटिल मोर ब्रेव, और थोड़ी ज़्यादा केयरिंग, थोड़ी ज़्यादा सपोर्टिव, लेकिन थोड़ी इस टाइप की भी कि नो नॉनसेंस वाली बंदी। मतलब अगर कुछ गलत हो रहा है या अगर जो कोई भी कैरेक्टर है या लीड कैरेक्टर या कोई भी और कैरेक्टर है अगर वो पटरी से नीचे उतर है तो वो उसको लाइन में भी दोबारा ला सके। उसके पास इतनी करेज और एटलीस्ट इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए कि इतना वो कर सके। अगर रियल लाइफ में आप हेरल्ड होते तो आप क्या करते? अगर हम इसको जनरल सिचुएशन में लेना तो आज से कि मैन पावर्स का उसी तरह यूज़ करता है जिस तरीके से हेरल्ड करता है, और इसके अलावा आज से कि मैं कोशिश करता कि जिस तरीके से हेरल्ड पर बदले का भूत सवार हो गया था उस चीज़ को मैं थोड़ा सा अवॉइड करूं, क्योंकि काफ़ी हद तक अगर हेरल्ड उस चीज़ को अवॉइड कर लेता तो वो डे 1 से मर्क्यूरियस पर वो हैंडकफ्स लगाकर इस मामले को एंड कर सकता था। तो वहाँ पर वो उसका कैरेक्टर फ्लॉ था मेरी नज़र में कि उसकी जो हेटेड थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो मैं कोशिश करता कि इस कैरेक्टर फ्लॉ को ज़्यादा ना अपने ऊपर हावी होने दो। उसके अलावा मैं एंजॉय भी बहुत करता, इधर उधर उड़ जाता और यहाँ से वहाँ पहुँच जाता जहाँ भी मुझे जाना होता, और इधर उधर घूमता, एंजॉय करता, ये सारी चीज़ें करता। ड्रामा कंप्लीट होने के बाद हेरल्ड क्या चीज़ चूज करेगा? बेटर था कि वो अपने टाउन में ही रहता या सिटी में आना उसके लिए वो इसको ज़्यादा कंपैरेटिवली बेटर फील करता है? I'd say कि सीरीज़ की एंडिंग में जो उसकी सिचुएशन है ना उस पर तो वो यही कहेगा कि नहीं भाई मुझे सिटी में नहीं आना।
टाउन में ही ठीक हूँ मैं, नहीं चाहिए मुझे कोई फ्रीडम और ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। टाउन में ही ठीक है, ना मेरा मर्क्यूरियस से इंटरेक्शन होगा, कुछ नहीं होगा, बस मैं मेरी मॉम हंसी खुशी रहेंगे, दैट्स इट। नहीं आना मुझे कहीं और। आगे जाकर अगर कभी सीज़न 3 आता है तो मे बी कुछ और उसका ओपिनियन चेंज हो जाए, लेकिन जिस मोमेंट पर सीज़न 2 ख़त्म हुआ है वहाँ पे तो आई थिंक यही है कि वो टाउन में ही रहना चाहता। अगर रियल सिचुएशन में आपके साथ ऐसा होता कि आपको काफ़ी टाइम तक हेरल्ड की तरह एक नॉर्मल वर्ल्ड से दूर रखा जाता और अचानक से सडनली आपको यूनिवर्सिटी में आना पड़ता, तो आप किस तरह रिएक्ट करते? आज से कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस होता, क्योंकि मैं खुद भी इवन नॉर्मल वर्ल्ड में होते हुए भी बहुत शाय किस्म का बंदा हूँ और नए लोगों से बात करने में मुझे बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है। कॉन्वर्सेशन तो मुझसे स्टार्ट की ही नहीं जाती अनलेस सामने वाला बंदा स्टार्ट कर दे। मुझे बहुत डर लगता है, इस चीज़ में मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो अगर ऐसा होता कि मैं बिल्कुल ही एक रूरल एरिया में रहा होता और मुझे कुछ भी नहीं पता, तो फिर तो पता नहीं, मुझे नर्वस ब्रेकडाउन ही हो जाता शायद। नेक्स्ट है हमारे पास सौरभ। सौरभ का पहला क्वेश्चन ये है, आपको राइटिंग का शौक बचपन से ही था या बाद में हुआ? और राइटिंग का शौक होने के बाद आपने अपनी सबसे पहली स्टोरी कौन सी लिखी थी जो आपको याद हो? बेसिकली मुझे राइटिंग का शौक तो बचपन से नहीं था, लेकिन बचपन से स्टोरीज़ बनाने का मुझे शौक था और स्टोरीज़ तो ऑब्वियसली मैंने वही बनाई थी जो मेरे टॉयज़ की होती थी। फिर 2016 में जब मैंने बुक्स वगैरह रीड करना स्टार्ट किया, तब से ही मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया था। मैं एक नावल पे काम कर रहा था, वो भी एक सुपर नेचुरल टाइप का ही था, लेकिन वो नावल मैंने कंप्लीट नहीं किया था। मैंने उसके आई थिंक लास्ट के 2 या 3 चैप्टर्स उसके रह गए थे, लेकिन तब फिर मैंने उसे छोड़ दिया और फिर उसे कभी दोबारा कंटिन्यू भी नहीं किया, बिकॉज उसमें मुझे अपनी राइटिंग बहुत ज़्यादा इमेच्योर लगती है और उसमें बहुत सारी चीज़ें लैकिंग हैं एज अ राइटर, अगर मैं अपनी बात करूँ तो वो मेरी पहली स्टोरी थी जो कि इनकम्प्लीट रह गई। उसके बाद मैंने इसी स्टोरी पर काम किया। सौरभ का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको रियल लाइफ में मर्क्यूरियस से यानी कि विनय बान से डर क्यों लगता है? मुझे डर तो लगता है, खैर बहुत डर लगता है। ओके, सो विनय और मेरा ना बड़ा मज़े का डायनामिक है, सीरीज़ में भी और रियल लाइफ में भी। सीरीज़ में वो मेरा जानी दुश्मन है, रियल लाइफ में मेरा जिगरी दोस्त है। सीरीज़ में मैं उसे बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ, रियल लाइफ में मैं उसके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करता हूँ एज फ्रेंड्स। तो बिल्कुल टोटली ऑपोजिट रिलेशन है और मुझे उससे डर इसलिए लगता है बिकॉज बेसिकली वो मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करता है, क्योंकि मैं उससे अपने काम भी काफ़ी सारे करवाता हूँ, चाहे मेरे सॉन्ग्स हों या चाहे मेरी सीरीज़ का काम हो। काफ़ी हद तक मैं म्यूज़िक का काम या तो उससे करवाता हूँ या सौरभ से करवाता हूँ। तो बेसिकली उसका ये सीन होता है कि अगर मैं उसे कोई काम दे दूँ तो फिर उसे मैं कुछ भी उल्टा नहीं बोल सकता। जैसे फ्रेंड्स की गैदरिंग में हम अक्सर एक दूसरे को तंग कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ मस्ती करने के लिए कुछ उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं, तो तब मैं उसे नहीं बोल सकता। अगर मैंने उसे बोल दिया, ही वुड बी लाइक, तुमने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, रुको अभी मैं तुम्हारा काम डिलीट करता हूँ, फिर तुम किसी और से बनवाना। और फिर मैं टोटली बेचारा हेल्पलेस हो रहा हूँ कि नहीं भाई सॉरी, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ तुम प्रोजेक्ट डिलीट नहीं करना। तो इसलिए मुझे उससे डर लगता है। एक मुझे उससे इसलिए डर लगता है कि जितने भी मेरे सारे फ्रेंड्स हैं वो सारे जाके विनय को कंप्लेन कर देते हैं कि भाई जब तुम नहीं थे तो ये तुम्हारे बारे में उल्टा बोल रहा था, और फिर विनय बहुत गुस्से में आ जाता है और फिर जब वो गुस्से में आ जाता है तो वही प्रोजेक्ट्स वाली बात आ जाती है और फिर मैं डर जाता हूँ। तो खैर डर तो अपनी जगह है, लेकिन वैसे वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और वही वाली चीज़ है कि जितना मैंने सीरीज़ में उसे हेट किया है उतना ही ज़्यादा मैं उससे क्लोज हूँ। तो ही इज़ अ वंडरफुल फ्रेंड टू हैव। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है अतुल। अतुल का कहना ये है कि हमज़ा भाई मैं आपको 2021 से जानता हूँ और 2-3 दफ़ा ऐसी सिचुएशंस हुई कि आपका कोई गेम था जो कि एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वर्किंग में था, लेकिन फिर वो ऑल ऑफ अ सडन बंद हो गया, फिर उसके बाद वो दोबारा स्टार्ट हुआ, फिर वो बंद हुआ। लेकिन इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हुई आपके साथ। यूट्यूब चैनल भी हमारा टर्मिनेट हुआ एलिमेंटल स्टूडियोज़ का। उसके बावजूद भी ऐसी कौन सी मोटिवेशन होती है, वो क्या चीज़ होती है जो आपको हर बार गिरने के बाद दोबारा उठने पे फोर्स करती है? मेरी लाइफ का बेसिकली एक बहुत बड़ा उसूल है और वही इस चीज़ की रीज़न है कि मैं बार बार उठ जाता हूँ। खैर टर्मिनेशन के टाइम पे तो मैं उस उसूल को भी भूल गया था और मेरे फ्रेंड्स ने मुझे उठाया था, बट वैसे अगर हम बात करें तो मेरा ये उसूल है कि अगर आपने कुछ करने की ठान लिया ना तो सिर्फ उसको करने का इरादा नहीं करो, सबसे पहले ज़ुबान से उसे करने का इरादा करो, फिर दिमाग से एक्चुअल में उस इरादे का मतलब समझो, फिर उस पूरे डिसीजन को दिल में उतार दो। दिल से डिसाइड करो कि नहीं अब मैंने ये काम करना है और दिल से करना है, और फिर उसी प्रॉमिस को दोबारा से ज़ुबान पे लाओ
और फिर अपने दिमाग से, अपने हाथों से, अपनी विल से उस चीज़ को करके दिखाओ। बिकॉज़ हमारी लाइफ में ऐसे बहुत से स्टेजेस आते हैं जहाँ पे हम गिर जाते हैं। तो जब हम पहली बार गिरते हैं तो हमें चोट लगती है, दूसरी बार हम गिरते हैं हमें सिर्फ दर्द होता है, तीसरी बार जब हम गिरते हैं तो हम लड़खड़ाते हैं, और चौथी बार जब हम गिरते हैं ना तो हम गिरते नहीं, हम संभल जाते हैं। तो ये भी यही वाली चीज़ है कि आपकी लाइफ में अगर कोई मसला है या कोई प्रॉब्लम है तो वो एक बार होगी, दो बार होगी, तीन बार होगी, चौथी बार आप उस प्रॉब्लम से लड़ना सीख जाओगे। अगर गिव अप कर दोगे तो कभी भी अपने ड्रीम्स या अपने डिज़ायर्स को पूरा नहीं कर पाओगे, या जो करना चाहते हो या जो करके दिखाना चाहते हो वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो अगर लाइफ में कुछ करना है तो गिव अप वाले वर्ड को अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। नेक्स्ट हमारे पास है मर्क्यूरियस, यानी कि विनयबान। विनयबान के आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और इन्होंने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन दी हुई है। विनयबान का आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सीजन 1 के सेकंड एपिसोड में एक सीन होता है जिसमें हेरल्ड को एक्सेलरेटर देख के समझ नहीं आती कि ये क्या चीज़ है और वो डर जाता है। तो अगर ऐसा होता कि एक्सेलरेटर की जगह पे लिफ्ट होती और हेरल्ड उसको बाय मिस्टेक रूम समझकर उसमें चला जाता और फिर किसी रीज़न की वजह से वो लिफ्ट बेसमेंट पे जाके स्टक होती, या तो लाइट चली जाती या लिफ्ट हैंग हो जाती, कुछ भी हो जाता, तो और किसी वजह से हेरल्ड की पावर्स भी काम नहीं करती, तो हेरल्ड क्या करता? क्या ऐसी सिचुएशन में हेरल्ड रोना शुरू कर देता या वो किस तरह रिएक्ट करता? ओके, तो क्वेश्चन तो बहुत मज़े का है और आई थिंक ये चीज़ एक्सपेक्टेड भी है, बिकॉज जिस तरीके से हेरल्ड की नेचर है वो बड़ा क्यूरियस है, और अगर वो उसको रूम समझ लेता तो आई थिंक वो अचानक से चला जाता कि भाई मॉल में रूम है तो ऑब्वियसली पब्लिक प्रॉपर्टी होगी, चलो जाके देखते हैं क्या है। तो अगर इस सिचुएशन में लिफ्ट अपने आप तो खैर नहीं चलती, लेकिन अगर बटन्स होते तो ऑब्वियसली हेरल्ड ही उन्हें रैंडमली कुछ भी प्रेस कर लेता, तो ये पूरी पॉसिबिलिटी हो भी सकती है कि वो बेसमेंट में जाके अटक जाता। उसके बाद क्या होता, दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू से। आई थिंक उसके पास फ़ोन तो था, तो सबसे पहले वो ट्राई करता अपने दोस्तों को कांटेक्ट करने की कि भाई मैं बेसमेंट में अटक गया हूँ और मेरी हेल्प करो। फिर इसके अलावा एक और चीज़ ये भी थी कि अगर उसके पावर्स काम ना करते तो वो तब भी डर जाता कि यार मेरे पावर्स तो सिर्फ तब काम नहीं करते जब साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे होते हैं, तो अब ये क्या मामला हो गया। तो फिर आई थिंक वो बहुत ज़्यादा पैनिक्ड हो जाता और वो डर जाता। आई एम नॉट श्योर कि वो रोता या नहीं, बट शायद अगर ज़्यादा देर हो जाती तो शायद रो भी देता, बिकॉज उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट और उसके लिए हर चीज़ नई थी, तो शायद वो डर के रोना शुरू हो जाता। हु नोज़, ये तो तभी हो सकता है अगर ऐसी कोई सिचुएशन कभी होती, बट या देयर इज़ अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि वो रोने लगता। एक और क्वेश्चन, हेरल्ड के इतना ज़्यादा खाना खाने की वजह क्या है? क्या हेरल्ड को बचपन में खाना नहीं मिला था? और अगर मिला था तो इसका रीज़न क्या है कि यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होने के बावजूद भी उसको कोई एक चॉकलेट केक का लालच दे के मनवा सकता है, अपनी बात मनवाना चाहे तो मनवा सकता है। आई थिंक हेरल्ड जस्ट एक बहुत बड़ा फूडी है और उसे खाने पीने का इतना शौक है कि वो लोगों के साथ डील्स स्ट्राइक कर सकता है कि अगर मैं तुम्हारा ये काम कर दूँ या मैं तुम्हारी ये बात मानो तो तुम बदले में मुझे खाना दे दो या मेरी कोई पसंद की चीज़ मुझे दे दो। और ये थोड़ा सा मुझसे पर्सनली भी रिलेटेड है, बिकॉज मैं खुद भी खाने पीने का बहुत शौकीन हूँ, और आई थिंक मुझे भी अगर कोई ऐसी कोई डील दे कि भाई मेरा असाइनमेंट कर दो या मेरे साथ बैठ जाओ और किसी दूसरी जगह पे नहीं जाओ, मुझे कंपनी दो और बदले में मैं तुम्हें बहुत सारी पेप्सीज दे दूंगा या दे दूंगी, तो आई थिंक मैं भी उसकी बात मान लूँगा। बिकॉज या अगर यहाँ पे पेप्सी को भी छोड़कर अगर हम फ्राइड चिकन की बात करें या ऐसी किसी भी चीज़ की बात करें जो मुझे पसंद है, तो आई से कि मैं भी वही डिसीजन लूँगा जो हेरल्ड ने लिया था। तो इट डजंट मीन कि हेरल्ड या मुझे खाना नहीं मिला, इट्स जस्ट द फैक्ट कि हेरल्ड को भी और मुझे भी खाने पीने का बहुत शौक है, तो ऐसी जब कोई डील आती है तो हम उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहते। दैट्स ऑल देयर इज टू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरल्ड अपना कोई ऐसा किस्सा बताएं, कोई ऐसा इंसिडेंट बताएं जिसमें आपको एमिली से ठीक ठाक मार पड़ी हो, क्योंकि मार तो ज़रूर पड़ी होगी। मर्क्यूरियस का ये कहना है कि आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आपको मार नहीं पड़ी क्योंकि आप इतने शरारती थे। तो ऐसा तो हो सकता है ना कि एमिली ने आपसे कहा हो कि इतनी बार मना किया है पावर्स यूज़ मत किया करो, फिर भी बात नहीं मानते और सही वाली मार पड़ी हो। आज से कि वो जो दरख्त वाली बात थी कि एमिली जब उसे फर्स्ट एपिसोड में बोल रही है कि तुमने इतने सारे बच्चों के सामने एक दरख्त उखाड़ कर फेंक दिया था और वो सारी चीज़ जो थी,
आई थिंक उस पर हेरल्ड को पड़ी होगी, डेफिनेटली पड़ी होगी, बिकॉज एक इतनी absurd सी चीज़ उसने की है और ये चीज़ें बहुत जल्दी फैल जाती हैं, तो आई थिंक डेफिनेटली हेरल्ड को पड़ी होगी उस पर। और आपको नहीं लगता कि उसको आधी रात को बाहर जाने पे भी पड़ी होगी? मुझे नहीं लगता, बिकॉज तब तो वो काफ़ी बड़ा था जब फर्स्ट एपिसोड में वो बाहर गया था, तो वो तब मुझे नहीं लगता उसे पड़ी होगी। तब तो वैसे भी काफ़ी सारा आर्ग्यूमेंट भी हो गया था, और जब हेरल्ड अपने रूम में गया था तो बहुत ज़्यादा, पहले वो काफ़ी ज़्यादा एक मजाक के मूड में था, लेकिन जब एमरी से उसकी आर्ग्यूमेंट हुई और उसने उससे कहा कि आप मुझे कभी कुछ नहीं करने देती, तो तब वो एक फन सिचुएशन से एक पेनफुल सिचुएशन बन गई थी, जिसमें हेरल्ड अपनी बेबसी पर बहुत ज़्यादा सैड हो गया था कि जब एमरी ने वो वाली बात की थी कि सब में और हमें बहुत फ़र्क है। तो आई थिंक उस बात के बाद उसे किसी मार की ज़रूरत भी नहीं थी, बिकॉज उस बात से ही एमरी ने उसे वो सज़ा दे दी थी कि आई थिंक अगर वो उसे मार देती तो आई थिंक वो फिर भी कम होता। मर्क्यूरियस का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेरल्ड को जेनिफर इतनी ज़्यादा क्यों पसंद है, और अगर जेनिफर किसी वजह से उसको पसंद ना करती तो हेरल्ड क्या करता? क्या हेरल्ड सुसाइड कर लेता? क्योंकि आफ्टर ऑल अब तो एमिली भी नहीं है उसका ध्यान रखने के लिए। ओके, इतनी ज़्यादा पसंद क्यों है? वेल, I'd say कि जेनिफर डे वन से उसके साथ भी रही है, और उसका सबसे बड़ा सीक्रेट जानने के बाद उसने उसको सपोर्ट भी किया है, और जब दूसरों ने उसे सपोर्ट नहीं किया, जब पर्सियस की बिट्रेड हो या जब उसने अपने फ्रेंड्स को बताया, तभी जेनिफर उसके साथ खड़ी थी और उसने उसको कन्विंस किया था कि नहीं, तुम उन्हें बता दो। तो जेनिफर ने हर चीज़ में उसे सपोर्ट किया, और जेनिफर उसके लिए चाहती है कि वो उसके जो भी फियर्स हैं वो ख़त्म हो जाएं, वो नॉर्मल लोगों में एडजस्ट हो जाए। वो उसका ख्याल भी रखती है, उसे कुछ उल्टा करने से रोकती है, और उसे समझाती है कि तुम ऐसी चीज़ें कर सकते हो जो दूसरे लोग नहीं कर सकते, और तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। और जो कि वो एमिली की तरह इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं है, और ज़ाहिर है वो उसकी एज ग्रुप में भी है। तो अक्सर रियल लाइफ में भी हमारे साथ ऐसा होता है कि अगर कोई चीज़ हमें हमारे पेरेंट्स समझा रहे होते हैं तो वो शायद हमें इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर वही चीज़ हमें हमारा कोई दोस्त समझाता है तो हमें उसकी बात ज़्यादा अच्छी लगती है, बिकॉज वो हमें अथॉरिटी से ज़्यादा एक फेमिलियराइजेशन की बेस पर समझा रहा होता है। आई थिंक इन सारी चीज़ों को जब हम ऐड करते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ वो उसे चूज़ भी करती है डायना पर, डायना के बदले वो हेरल्ड को चूज़ करती है, तो उससे बड़ी और चीज़ क्या हो सकती है? इतने बड़े रिलेशन को, ठीक है वो गलत को सही नहीं कह सकती इसलिए वो ऐसा करती है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक हेरल्ड उसके साथ एसोसिएटेड होता है, इसलिए उसका ये डिसीजन होता है। तो इस सब के बाद आई डोंट थिंक इस क्वेश्चन को पूछने की ज़रूरत है कि जेनिफर उसे इतनी पसंद क्यों है। लास्ट में हमारे पास जो उन्होंने क्वेश्चन सेंड किए हैं वो है रोमा जॉनसन यानी कि अक्ता शेख। इनका आपसे पहला सवाल ये है कि क्या आपको भी अपनी मॉम से उसी तरह डांट पड़ती है जिस तरह हेरल्ड को एमिली से पड़ती थी? नहीं, मेरी मॉम और मेरा जो डायनामिक है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है हेरल्ड और एमिली से। मेरी मॉम से मैं हर बात शेयर कर लेता हूँ, वो मुझसे हर बात शेयर कर लेती हैं, और ऐसा है कि मेरी मॉम से मुझे डांट नहीं पड़ती, बिकॉज वो मुझे बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड भी करती हैं, मेरी हर बात भी मान लेती हैं, और अगर कोई ऐसी चीज़ हो भी कि डांटने वाली हो तो मुझे नहीं पड़ती डांट। वो मुझे समझा देती हैं, हम बैठकर बात कर लेते हैं, डांट नहीं पड़ती, क्योंकि मेरी मदर ने मुझे बहुत ज़्यादा फ्री हैंड दिया। उन्हें मुझ पर बहुत ट्रस्ट है, उन्हें मुझसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, और सबसे बड़ी चीज़ उनका ये बिलीव है कि उन्होंने जो मुझे फ्रीडम दी है, जो उन्होंने मुझे ट्रस्ट किया है, और जो उन्होंने मुझ पर बिल्कुल ज़ीरो रिस्ट्रिक्शंस रखी हैं, इन सब का मैं उन्हें आउटपुट दूंगा। और इसलिए मुझे भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास है कि मेरी मदर ने मुझ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई हैं। जो चाहूँ, जैसे चाहूँ, मैं जब भी कर सकता हूँ। अल्टीमेट फ्रीडम है मेरे पास, किसी चीज़ की मुझे रोक टोक नहीं है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो मैं खुद भी इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ कि मैं कोई ऐसी चीज़ ना करूँ जिससे वो मुझसे डिसअपॉइंट हो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो मुझसे डिसअपॉइंट होंगी भी तो वो मुझे डांटेंगी नहीं, या तो वो मुझे समझाएंगी, या फिर शी वुड स्टार्ट टू क्राई, बिकॉज वो बहुत इमोशनल हो जाती हैं, और जब वो इमोशनल हो जाती हैं तो फिर मुझे भी बहुत बुरा लगता है। तो मैं खुद भी थोड़ी सी कोशिश करता हूँ, बट खैर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आई एम अ परफेक्ट चाइल्ड। तो कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सी चीज़ें मैं कर देता हूँ जिससे मुझे डांट पड़नी चाहिए, बट मुझे नहीं पड़ती, बिकॉज अल्टीमेटली माई मदर लव्स मी अ लॉट। और मुझे लगता है कि कभी-कभी हमारे पेरेंट्स डांट के बजाय हमें एक दूसरे तरीके से
अपना एंगर शो करते हैं या ये शो करते हैं कि उनको हमारी किसी चीज़ ने किसी बात ने हर्ट किया। मैं कहती हूँ कि उसके बजाय हमारे पेरेंट्स हमें कुछ कह दिया करें तो वो शायद उतना फ़ील नहीं होता, लेकिन जब ऐसा लगता है कि आपने अपने पेरेंट्स को किसी वजह से हर्ट किया है और वो कुछ कह नहीं रहे आपको, तो वो ज़्यादा पेनफुल होता है। या वो चीज़ फ़ील होती है, लेकिन इस चीज़ से मैं इतना रिलेट इसलिए नहीं कर सकता बिकॉज़ वही वाली बात कि मेरी मॉम बहुत इमोशनल है। अगर या तो कभी वो मुझे किसी बात पर डाँट देती हैं, तो उसके 5 मिनट में मैं देखता हूँ, वो खुद रोने लग जाते हैं कि उन्होंने मुझे क्यों डाँट दिया। और अगर कभी वो किसी चीज़ पर मेरे साथ डिसअपॉइंटेड या मुझसे वो नाराज़ हो, तो भी 3 या 2 घंटे से ज़्यादा वो मुझसे नाराज़ नहीं रह सकते। तो मुझे ये चीज़ इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि ये वाली चीज़ जो आपने कहा कि हमारे पेरेंट्स डिफरेंट तरीका यूज़ करते हैं हमें अपना एंगर दिखाने का। एटलीस्ट अगर मैं अपनी मॉम की बात करूँ तो माय मॉम इज़ द बेस्ट यार। उनका कुछ ऐसा है ही नहीं कि उनसे डांट पड़े या वो मेरी कोई बात ना माने, और माय मॉम इज़ जस्ट द बेस्ट। मॉम्स का जो हमारे साथ रिलेशन होता है ना, वो वैसे ही वर्ल्ड का सबसे बेस्ट रिलेशन होता है और हर एक को अपनी मॉम वर्ल्ड की बेस्ट मॉम लगती है। सो रोमा का आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि हेरल्ड काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, हेरल्ड का कैरेक्टर, तो आपको क्या लगता है, क्या इस कैरेक्टर को इतना ही सेंसिटिव होना चाहिए था या फिर थोड़ा सा सुपर हीरो का कैरेक्टर है तो ज़रा एक भरम वाली चीज़ भी होती है, वो चीज़ भी आनी चाहिए थी? भरम वाली चीज़ इंसान में तब आती है जब वो भरम में रहा हो। वो बंदा बचपन से ही एक ऐसी जगह पे रहा है जहाँ लोग उसे आउटकास्ट समझते हैं, उसे फ्रीकिश समझते हैं, उसे स्ट्रेंज समझते हैं, उसके साथ एसोसिएट नहीं करना चाहते। तो कहाँ का भरम? कैसा भरम? भरम तो तब होता ना जब लोग उसकी पावर्स को बड़ा रिस्पेक्ट देते और उसे बोलते भाई आप क्या चीज़ हैं, आपकी ये पावर्स, और उसके साथ एसोसिएट करते कि भाई ये बंदा बड़ा अच्छा है, इसके साथ हमें एसोसिएट करना है। तब वो कहीं ना कहीं वो बड़ी एरोगेंस या वो वाला भरम आ भी जाता है कि भाई मैं कोई चीज़ हूँ। बट वो बंदा तो ऐसा है कि वो समझता है कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैं तो एक एबनॉर्मल सी चीज़ हूँ या मैं कर्स हूँ लोगों के लिए, और मैं इतना डिफरेंट हूँ कि मेरे साथ कोई एसोसिएट करना ही नहीं चाहता। तो जब एक बंदे को ऐसा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो तो फिर कहाँ से वो भरम आएगा? चलिए, ये तो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स वाली बात होगी ना, ये तो एक नेगेटिव चीज़ है और भरम भी नेगेटिव चीज़ है और इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी नेगेटिव चीज़ है, दोनों चीज़ें नेगेटिव हैं, खुद को सुपीरियर फील करना या खुद को इन्फीरियर फील करना। लेकिन अगर इन दोनों के दरमियान में एक बैलेंस पर्सनैलिटी हेरल्ड की होती तो आपको क्या लगता है कि एज सुपर हीरो एक बैलेंस पर्सनैलिटी हेरल्ड के लिए बेटर थी या जितना सेंसिटिव वो है उसको नहीं होना चाहिए था या होना चाहिए था? आई थिंक अगर उसकी बैलेंस पर्सनैलिटी होती तो ये पूरी स्टोरी डिफरेंट होती, फिर हेरल्ड का पूरा कैरेक्टर ही डिफरेंट होता, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ों में वो डिफरेंट डिसीजंस लेता। जैसे अभी वो क्रिमिनल्स के साथ लीथल फोर्स शो नहीं करता, चाहे वो कितने भी गुस्से में क्यों ना हो। शायद वो तब कर देता, वो पर्सियस को फॉरगिव कर देता, शायद वो ना करता, क्योंकि ज़ाहिर है अब एक बैलेंस पर्सनैलिटी है तो फिर वो वाली चीज़ भी नहीं होती कि यार मेरे पास तो पहले फ्रेंड्स थे ही नहीं, जो हैं यही हैं। कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ भी है जिसकी वजह से वो हर चीज़ को फॉरगिव कर देता है, हर चीज़ को बर्दाश्त कर लेता है, बिकॉज उसको लाइफ में कभी ऐसी कोई चीज़ मिली ही नहीं, तो वो इन चीज़ों को खोना भी नहीं चाहता। तो आज से कि अगर वो बैलेंस्ड होता तो फिर वो हेरल्ड नहीं होता, फिर वो कोई और होता। तो आई थिंक हेरल्ड पे तो यही सूट करता है, क्योंकि अगर हेरल्ड पर कोई डिफरेंट चीज़ सूट करवानी पड़े तो हेरल्ड ऑस्टिन रहेगा ही नहीं। ऑल राइट, हमारा इंटरव्यू एंडिंग की तरफ है। जाते जाते मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगी कि बेबी हेरल्ड का कैरेक्टर किसने प्ले किया था, क्योंकि कास्ट बाकी तो रिवील हो गई, वो नहीं पता चला। बेबी हेरल्ड, शी इज़ माई फेवरेट एक्ट्रेस बिकॉज शी इज़ माई लिटिल नीस। वो तब आई थिंक 4 या 3.5 ईयर्स की थी जब उसने ये एक्ट किया था, और मज़े की बात है कि उसे पता नहीं था कि वो एक बॉय का रोल प्ले कर रही है, बिकॉज उसमें कुछ ऐसा था भी नहीं, और मैंने जस्ट उससे डायलॉग्स बुलवा लिए थे। और देयर वाज अ फनी थिंग, वो कि छोटी थी तो उससे हुआ का वर्ड नहीं बोला जाता था, शी यूज्ड टू से होया इंस्टेड ऑफ हुआ। तो वहाँ पर एक डायलॉग था हेरल्ड का कि मॉम डैड क्या हुआ था, तो वो रिपीटेडली बोल रही थी कि मॉम डैड क्या होया था। तो जब मैंने उसे 2-3 दफ़ा रीटेक करने को कहा तो वो इतना मतलब एक गुस्से में आ गई, उसने माइक्रोफोन टेबल पे रखा, वो चेयर से उठी और मुझे कहती है मामू ऐसा करें आप ही बोल लें, मैं तो जा रही हूँ, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। और उसके बाद मैं उसके पीछे भाग रहा था और वो भाग रही थी कि नहीं मुझे करना ही नहीं है, आपने मुझे ऐसे क्यों बोला।
तो बड़ा मुश्किल हो गया था उस वक्त उससे वो रोल करवाना, बट या इन द एंड उसने बहुत, मेरी नज़र में उसने बहुत बहुत प्यारा रोल कर लिया था। या सेम, आई एग्री। वो एक क्योंकि खुद भी उसकी एज भी ऐसी थी कि उसको उस पे कुछ बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होने की या कोई ज़्यादा एक्ट करने की नीड भी नहीं थी। वो सिंपली अगर डायलॉग्स उसने बोल दिए तो वो उसके कैरेक्टर में बहुत सूट कर रहे थे। सो बाद में आपने उसको ये बताया कि उसने एक बॉय का रोल प्ले किया था? या बाद में बता दिया था, जब मुझे लगा कि अब थोड़ा सा फ़न करना चाहिए उसके साथ। उसके बाद खैर वो 3 दिन मुझसे नाराज़ भी रही थी, तो वो फ़न मुझे महँगा पड़ गया था। तो या लेकिन मैंने बता दिया था। ओके, सो हम एंडिंग की तरफ ही जा रहे हैं। योर वर्ड्स फॉर आवर ऑडियंस। सबसे पहले तो मैं हमारे ऑडियंस को थैंक्स कहना चाहूँगा, हमेशा हमारे साथ रहने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, टर्मिनेशन से पहले भी, टर्मिनेशन के बाद भी। इतना ईजी नहीं होता कि एक पूरी चीज़ टर्मिनेट हो गई है और उसके बाद भी आप हमें सपोर्ट करें और डे 1 से आप हमारी एपिसोड्स को भी वॉच करें और नए एपिसोड्स का इतना पेशेंस के साथ वेट करें, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो थैंक्स अ लॉट, दिल से मैं आप सबको थैंक्स कहता हूँ और होप करता हूँ कि आगे मैं इस तरह का कंटेंट अपने टीम मेंबर्स के साथ, अपने वॉइस एक्टर्स के साथ मिलकर क्रिएट कर सकूँ कि जिससे कभी भी मेरी वजह से आपको डिसअपॉइंट ना होना पड़े कि यार नहीं, एलिमेंटल स्टूडियोज़ की तरफ से इस दफ़ा कंटेंट अच्छा नहीं आया। तो हमेशा मेरी कोशिश होगी कि इस मोटिवेशन, इस प्यार और इस सपोर्ट का बदला मैं हमेशा एक क्वालिटी कंटेंट से दूँ और कभी भी आप सबको नाराज़ या डिसअपॉइंट ना करूँ। इसके अलावा मैं अपनी वही वाली चीज़ रिपीट करूँगा कि लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करना। कोई भी आपके ड्रीम्स हैं, कोई भी आपकी डिज़ायर्स हैं या कोई भी आपकी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप अचीव करना चाहते हो, तो कभी भी गिव अप नहीं करना। हमेशा कहीं ना कहीं से कोई रास्ता निकल आता है। स्टार्टिंग में ज़रूर लगता है कि यार ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती, लेकिन अगर काम करने की लगन हो और उसको पूरा कर दिखाने का जज्बा हो ना, तो कुदरत के अलावा दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको अपना काम करने से रोक सके। और कुदरत कभी भी ये नहीं चाहेगी कि आप कामयाब ना हो अगर आपके इंटेंशंस सही हैं। तो ये वाली इक्वेशन भी बाहर से निकल जाती है कि कुदरत आपके रास्ते में एक रुकावट बनेगी। जब तक आपके मॉरल्स सही हैं, जब तक आपके एथिक्स सही हैं, कुदरत खुद आपको सपोर्ट करेगी। तो कभी हार नहीं मानना, कभी डीमोटिवेट नहीं होना। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। थैंक्स अ लॉट। सो ये थे हमजा रेहान / हेरल्ड ऑस्टिन / फैंटम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमने बहुत इन्जॉय किया आपके इंटरव्यू को। मैंने एज होस्ट बहुत इन्जॉय किया, बहुत से क्वेश्चंस को, बहुत से आंसर्स को, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग, बड़ी मज़े मज़े की सिचुएशंस हमने इनसे पूछी और काफ़ी जगहों पे ये काफ़ी सेफ भी खेल गए। सो ओवरऑल मैंने इस इंटरव्यू को बहुत इन्जॉय किया। आप लोगों को ये इंटरव्यू कैसा लगा, आप लोगों में ज़रूर बताएं। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हम तक इस हवाले से आपकी ओपिनियन पहुंचाएंगे। और वंस अगैन मैं यही कहूँगी हमेशा की तरह कि हमारे इस चैनल को जितना आप प्रमोट कर सकते हैं करें। अगर आपको लगता है कि ये प्रमोट किए जाने के काबिल है, अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट ऐसा है जो कि वाकई क्वालिटी कंटेंट है और इसे लोगों के साथ शेयर किया जाना चाहिए, तो फिर आप इसे शेयर करें। अगर आपको लगता है कि एलिमेंटल स्टूडियोज़ का कंटेंट आपको इतना सस्पेंस में डाल देता है कि आपका इतना इंटरेस्ट डेवलप कर देता है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, तो फिर आप ये काम भी लगे हाथों कर ही दें। मैं हिमरा अली / एमिली ऑस्टिन, आज मैं बहुत ज़्यादा स्लैश लगा रही हूँ, लेकिन चूंकि हमारे 2 कैरेक्टर्स हो जाते हैं तो फिर हम क्या करें। सो आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी इंटरव्यू में किसी और बहुत ही इंटरेस्टिंग से गेस्ट और बहुत ही मज़े के क्वेश्चंस के साथ मिलूंगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।